Good morning, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Audio video is clear. So audio video clear है. So today we have to start with the first unit. तो आज पहले यूनिट को स्टार्ट करेंगे. So we'll be starting with strength of material. Strength of material में we'll be discussing about properties of material. स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. Offline center for GATE and ESC is live now. Classes will be starting from the March. The center is in Delhi. Center Delhi में those who are existing plus and iconic learners, for them 50% off is available. उनके लिए 50% off available है. For any further information, you can scan the code to get the more information. Then rank predictor is also live. Rank predictor भी live है. If you want to know your gate rank, those who have given the gate can use this code in order to get the predictor working. ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लिए. So today we have to start with the first unit. पहला यूनिट ही हमारा. So we'll be starting with the first unit. चलो स्टार्ट करते हैं. तो बेसिक एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, ये मानते हुए कि आपका पहला सब्जेक्ट यही है. So we'll be starting with the first of the point of reference. The first of the point of reference is properties of material. So first of the point of reference is properties of material. So we're talking about the strength of material. Strength of material में पहली चीज हमें जाननी पड़ती है कि प्रॉपर्टीज क्या है मटेरियल की, या किन किन प्रॉपर्टीज की हमें जरूरत पड़ेगी. So we talk about the strength of material. अगर हम बात करें strength of material की, what will be doing here, मतलब किस चीज के बारे में एनालिसिस होती है. So in strength of material we'll be talking about what? We'll be talking about the behavior of the material. हम बात करेंगे मटेरियल की बिहेवियर की जब आप उसके ऊपर कोई लोड अप्लाई करोगे. As soon as you apply the load over the material, how that material will behave under the application of that external load will be studied in the strength of material. तो इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जो आपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी कर रखा होगा किताबों के ऊपर, या जो पेपर देते हो उनके सिलेबस चेक करना, तो उसमें नाम बदले हुए मिल जाएंगे. सबका मतलब एक ही. आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोल सकते हो, कई बार इसको सॉलिड मैकेनिक्स भी बोल देते हैं, कई बार इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोल देते हैं, कई बार इसको मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज भी बोल देते हैं. इट विल आल्सो बी टर्म्ड एज मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज. अगर यही मैकेनिक्स हम करने लग जाए रिजिड बॉडीज की, वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होती है. तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर आप एनालिसिस करते हो किसकी बॉडी की? नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी की, यानी रिजिड बॉडी की. यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे किसकी? डिफॉर्मेबल बॉडीज की. तो आप चाहे आप बोल दो कि सॉलिड मैकेनिक्स है, या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, या मैकेनिक्स इसकी है डिफॉर्मेबल बॉडीज के. तो सॉलिड की बात करेंगे, पर कैसा सॉलिड? जो डिफॉर्म हो सकता है. तो जब आप बॉडी के ऊपर लोड अप्लाई करोगे, उस लोड की वजह से उसमें क्या क्या चेंजेस आए, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे. दैट विल बी डिस्कसिंग. तो इस बात को समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे जो मटेरियल है, हमारे जो सॉलिड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है. तो जितनी भी डिस्कशन होगी वो किसके लिए होगी? सॉलिड के बारे में ही होगी. अगर ये सॉलिड को चेंज करके फ्लूइड कर दोगे, उसके लिए हमारे पास अगला सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स. कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा मटेरियल है जिसमें सॉलिड और फ्लूइड दोनों की प्रॉपर्टी है, उसके लिए फिर एक और सब्जेक्ट है आपके पास सॉइल मैकेनिक्स. वो दोनों की तरह बिहेव करता है, दोनों की प्रॉपर्टी है उसके पास. पानी की भी प्रॉपर्टी है, नहीं फ्लूइड की भी प्रॉपर्टी है, और सॉलिड की भी प्रॉपर्टी है. तो हमने सबको कैटेगराइज कर रखा है अलग अलग. तो यहाँ पर हमारी डिस्कशन होगी किसके बारे में? सिर्फ यहाँ पर हमारी डिस्कशन होगी सिर्फ सॉलिड मटेरियल के बारे में. सॉलिड रिजिड भी हो सकता है, डिफॉर्मेबल भी हो सकता है. इट मे बी रिजिड आल्सो, इट मे बी डिफॉर्मेबल आल्सो. अच्छा, रिजिड और डिफॉर्मेबल में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? आप बोल सकते हो रिजिड मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें कोई भी चेंज नहीं आता जब आप उसके ऊपर क्या लगाओ? एक्सटर्नल लोड लगाओ.
कोई भी चेंज नहीं आता किसके अंदर, उसकी ज्योमेट्री के अंदर। ज्योमेट्री का मतलब क्या है, शेप एंड साइज। तो रिजिड मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसकी ज्योमेट्री यानी शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आएगा जब आप उसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हो, लोड अप्लाई कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस बॉडी के में कोई से भी पॉइंट कंसीडर कर लूं, उनके बीच की दूरी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब रिजिड बॉडी में अगर मैं कोई से भी पॉइंट कंसीडर कर लूं, उनके बीच की दूरी चेंज नहीं होगी। पर इसके अपोजिट डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडी वो बॉडी है जिसके ऊपर अगर आपने लोड लगाया, उसकी शेप और साइज क्या कर जाएगी, चेंज हो जाएगी। शेप और साइज चेंज होने का मतलब उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस बॉडी के ऊपर अगर मैं कोई से भी पॉइंट कंसीडर कर लूं, उनके बीच की दूरी क्या होती है, चेंज हो जाती है। द डिस्टेंस बिटवीन देम विल चेंज। कब चेंज होगी बीच की दूरी, जब आप उसके ऊपर लोड अप्लाई करो, ओवर विच यू विल अप्लाई द लोड। तो पहला पॉइंट तो यही मेंशन किया मैंने यहाँ पे, दैट हियर विल बी डीलिंग अबाउट व्हाट, यहाँ पर हम किसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट सेज strength of material, or you can say solid mechanics, or solid mechanics, or you can say mechanics of solid, mechanics of solid, or you can say mechanics of deformable bodies, deformable bodies deals with, so deals with study of, it deals with study of behavior of, it deals with the study of behavior of material, it deals with the study of behavior of material, behavior of material when it is subjected to, when it is subjected to external load, when it is subjected to external load। अच्छा, एक्सटर्नल लोड फोर्स भी हो सकता है, एक्सटर्नल लोड आपका मूवमेंट भी हो सकता है। इट मे बी फोर्स ऑल्सो, इट मे बी मूवमेंट ऑल्सो। क्या फर्क है फोर्स और मूवमेंट में भी कर लेंगे। तो हियर विल बी स्टडिंग अबाउट व्हाट, बिहेवियर ऑफ द मटेरियल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग। अच्छा, जो हमारा मटेरियल है, सो वी कैन से दिस मटेरियल, this material can be rigid, this material can be rigid, और दूसरा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डिफॉर्मेबल। दिस मटेरियल कैन बी रिजिड और डिफॉर्मेबल मटेरियल। तो ये मटेरियल रिजिड भी हो सकता है और डिफॉर्मेबल भी हो सकता है। पर हमें किसके बारे में करना है एनालिसिस, हमें करना है डिफॉर्मेबल मटेरियल के बारे में। तो लिखा हुआ है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, सो वी हैव टू डील विद विच, डिफॉर्मेबल मटेरियल ओनली। तो फिर फर्क क्या है इनके अंदर, तो फर्क डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सो वील से हियर व्हाट इज रिजिड मटेरियल, so we'll say here rigid material, rigid material वो होता है, तो ये rigid material is that which doesn't undergo change in geometry, is that which doesn't undergo change in geometry, which doesn't undergo change in geometry। geometry बोले तो मतलब shape and size, shape and size upon application of the load, upon application of the load, upon application of the load, upon application of the load। और you can say इसको एक और तरीके से बताता ना, और when relative distance, or in which relative distance
or in which relative distance between what? Between any 2 points. Relative distance between any 2 points do not change upon loading. Do not change upon loading. तो ये हमारे क्या होते हैं? रिजिड मटेरियल होते हैं. मेन चीज यही है, इसको हाईलाइट करके लिख दो. तो रिजिड मटेरियल कैपिटल में डाल दिया. तो ये हमारा रिजिड मटेरियल है. इसके अपोजिट हमारा डिफॉर्मेबल मटेरियल कौन सा होगा? या जिसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है. सो वील से वेयर एज डिफॉर्मेबल मटेरियल. सो डिफॉर्मेबल मटेरियल जिसकी मैकेनिक्स हमें करनी है. डिफॉर्मेबल मटेरियल इज दैट which undergoes change in geometry. Which undergoes change in geometry when subjected to external load. When subjected to external load, जब आपने इसके ऊपर लोड लगाया, चाहे फोर्स लगाओ चाहे मूवमेंट लगाओ, इट इज वन द सेम थिंग. इम्पैक्ट ज्योमेट्री में चेंज नहीं होना चाहिए. तो रिजिड ज्योमेट्री में चेंज हुआ तो डिफॉर्मेबल. और कैसे बोल सकते हैं? और इन विच रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो जाएगी? और इन विच relative distance changes, or in which relative distance changes between any 2 point changes between any two point due to the application of the load. Due to the application of load. So due to the application of the load. तो अभी तक तो बस ये मेंशन किया है कि भैया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम क्या डील करेंगे. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम डील करेंगे डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे में. तो डिफॉर्मेबल बॉडीज क्या होती है और रिजिड बॉडी क्या होती है, उसको डिस्क्राइब करके दे दिया. दैट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड. समझने के लिए एग्जांपल ले सकते हो. फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन टेक एन एग्जांपल. जैसे टेक दिस केस. So this is our wire. This is the block. ये वायर है, ये हमारा ब्लॉक है. So वायर है और ये ब्लॉक है. What you have done? You have subjected them to external loading. आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल लोड लगाया. लोड किस फॉर्म में दिखाया मैंने आपको? लोड दिखाया मैंने फोर्स के फॉर्म में. आई हैव शोन द लोड इन द फॉर्म ऑफ द फोर्स. अब लोड दिखाया फोर्स के फॉर्म में. अब मुझे चेक करना है कौन सी बॉडी डिफॉर्मेबल है, कौन सी बॉडी रिजिड है. इस बात को समझने के लिए क्या किया? इस बात को समझने के लिए मैंने 2 पॉइंट कंसिडर किए. लेट सपोज ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है. लेट सपोज ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है. दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2. जब आपने इसके ऊपर लोड लगाया, इट विल लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ द वायर. वायर एक्सटेंड कर गई. अब मैं टेक्निकल टर्म्स को भी यूज ही नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ. वायर एक्सटेंड हुई, जरा चेक करना. आप पॉइंट 1 डिस्प्लेस होके आ गया 1 डैश पे, और पॉइंट 2 डिस्प्लेस होके आ गया 2 डैश पे.
पॉइंट 1 डिस्प्लेस होके आ गया 1 डैश पे, 2 डिस्प्लेस होके आ गया 2 डैश पे, और इन दोनों के बीच की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई है। तो जब रिलेटिव डिस्टेंस निकालोगे दोनों के बीच की, वो डिफरेंट है, किसके बराबर होगी वो? इट विल बी इक्वल टू द एक्सटेंशन, जितनी वायर एक्सटेंड कर गई है। इसका मतलब ये जो वायर लगी हुई है कैसी बॉडी है? इसका मतलब जो वायर लगी हुई है वो कैसी बॉडी है? जो वायर लगी हुई है ये हमारी डिफॉर्मेबल बॉडी है। सो दिस वायर इज द डिफॉर्मेबल बॉडी। तो रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई है, या रिलेटिव डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में चेंज हो गई है, ये हमारी डिफॉर्मेबल बॉडी है। लेट अस सपोज डेल्टा डैश, और ये ओरिजिनली डेल्टा थी। तो डेल्टा डैश इज डिफरेंट फ्रॉम डेल्टा, दोनों अलग अलग है, बोथ आर डिफरेंट। पर अगर मैं बात करूं हमारे ब्लॉक की, इफ आई टॉक अबाउट द ब्लॉक, अगर ब्लॉक की बात करूं तो ये सिचुएशन है, रेड कलर से दिखाया है। इफ आई हैव शोन इट विद द रेड कलर, तो रेड कलर से ही शो करता हूं। 1 डैश 2 डैश एक्सटेंशन। चलो सुपर इम्पोज करके नहीं दिखाया, नहीं तो एम्बिग्विटी क्रिएट होगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट दिखाई है। तो जो ब्लॉक है वो हमारा डिस्प्लेस होके नीचे आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज बीइंग शोन टू यू। बट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज नॉट दिस। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि अगर मैं दो पॉइंट यहाँ पर भी कंसिडर करूँ, इफ आई पॉइंट कंसिडर 2 पॉइंट्स हियर आल्सो, ए और बी, जब आपने इसके ऊपर लोड लगाया, व्हेन इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू लोड, अब हमारे दोनों पॉइंट के बीच की दूरी है ए डैश और बी डैश। डिस्प्लेस होके पॉइंट बना ए डैश बी डैश, और दोनों के बीच की दूरी उतनी की उतनी है, कोई चेंज नहीं आया। कोई चेंज नहीं आया, इस बात का मतलब क्या है? अगर दोनों पॉइंट के बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है इसमें कोई चेंज नहीं आया, इफ देयर इज नो चेंज, लेट अस सपोज ये है x और ये भी है x, इस बात का मतलब ये है कि ये हमारी रिजिड बॉडी है। तो जो ब्लॉक है वो रिजिड है, और जो वायर है वो डिफॉर्मेबल बॉडी है। डायग्राम स्केल पे नहीं है, डायग्राम इज नॉट ऑन द स्केल, इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सो वायर इज डिफॉर्मेबल बॉडी। तो वायर हमारी डिफॉर्मेबल बॉडी है, और जो ब्लॉक है वो रिजिड बॉडी है। तो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी है उसको समझाने के लिए एग्जांपल है। फॉर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, वन एग्जांपल इज गिवन टू यू। You can take one more example. Refer the situation now. लोड दिखाया रेड कलर से, तो इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू लोडिंग। लोड फोर्स भी हो सकता है, लोड मोमेंट भी हो सकता है। इट मे बी फोर्स आल्सो, इट मे बी मोमेंट आल्सो। तो दिस इज अवर फ्रेम। फ्रेम है डिफॉर्मेशन के बाद की कहानी आपको दिखाई रेड कलर से। रेड का येलो कलर यूज कर सकता हूँ उसके अंदर में, आई कैन यूज येलो कलर और डॉटेड लाइन। तो येलो कलर और डॉटेड लाइन। Let us suppose this is the situation after the application of load. A, B, C, D. This is now B dash. This is now C dash. तो जो मेंबर हमारी BC है ये रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी है क्यों? कोई से भी दो पॉइंट कंसिडर करो, उनके बीच के रिलेटिव पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। इफ आई कंसिडर एनी टू पॉइंट्स कंसिडर किए, लेट अस सपोज सेम कलर यूज करता हूँ। इफ आई कंसिडर 2 पॉइंट्स ऑन दिस बॉडी, 1, 2, after the application of the external load,
इनके बीच की दूरी चेंज नहीं हो रही है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? आई विल से इट इज रिजिड बॉडी। अगर इनके बीच की दूरी चेंज हो जाए, इट विल बी टर्म्ड एज डिफॉर्मेबल बॉडी। अब ये वर्ड आपको बहुत कॉमनली लिखा हुआ मिलेगा सवालों के अंदर, तो उसका मतलब पहले क्लियर होना चाहिए कि भैया इस बात का मतलब क्या है। तो जो मेरा मेंबर बीसी है, ये हमारा रिजिड है। पर अगर हम बात करें ए बी और सी डी की, सो ए बी एंड सी डी मेंबर येलो कलर से दिखाना है। दोनों के अंदर डिफॉर्मेशन दिख रही है आपको? यू कैन सी द डिफॉर्मेशन इन बोथ। So member AB and CD are deformable, but BC is what? Rigid. So two of the examples are given to you. दो example दे दिए इसमें. So deformable body, and this is our rigid body. यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी डिफॉर्मेबल बॉडीज की. So in the entire subject we'll be talking about deformable body only. पूरे सब्जेक्ट में डिफॉर्मेबल बॉडी की बात होगी. नोटेड? चले आगे. डन. ठीक है. Next of the point of reference. Next of the point of reference, in the entire mechanics, what are the different assumptions that we'll be taking? दो कॉमन assumption है जो पूरी मैकेनिक्स में चलेंगे, चाहे किसी भी चीज की मैकेनिक्स हो. अभी तो चलो आप सॉलिड की मैकेनिक्स कर रहे हो, चाहे आप फ्लूइड की मैकेनिक्स करो, चाहे आप सॉइल की मैकेनिक्स करो, ये assumption आपको कॉमन मिलेंगे. यू विल फाइंड दिस assumption to be common. So next of the point of reference is assumptions. So assumptions in strength of material. क्या assumption लेके चलेंगे? What are the assumptions that we'll be taking? तो वैलिड रहेंगे हर जगह. ये बेसिक assumptions है. पहला assumption, material is considered to be homogeneous. So material is considered to be homogeneous. Material को हम क्या मानेंगे? Homogeneous मानेंगे. So we'll consider the material to be homogeneous. अब एक नई टर्म है काफी लोगों के लिए कि भैया क्या मतलब है कि मटेरियल हमारा होमोजीनियस है. होमोजेनिटी वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से मटेरियल के किसी भी पॉइंट पे, जो मर्जी पॉइंट कंसीडर कर लो, आपको प्रॉपर्टी सेम मिलेगी इन एनी डायरेक्शन. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, होमोजेनिटी वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से मटेरियल के किसी भी पॉइंट पे सेम डायरेक्शन की प्रॉपर्टी सेम मिलेगी. अब क्या मतलब है इस बात का, उसको एक डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं. पहले तो मेंशन कर लो भैया क्या मतलब है इसका. सो विल से मटेरियल इज टर्म टू बी होमोजीनियस व्हेन. सो मटेरियल is termed to be homogeneous. Material is termed to be homogeneous. Material is termed to be homogeneous if it exhibits
if it exhibits same elastic properties, same elastic properties, if it exhibits same elastic properties at any point in given direction. At any point in given direction. तो इस बात को समझने के लिए क्या बोल सकते हैं? लेट सपोज ये हमारा मटेरियल है. फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, लेट सपोज दिस इज अवर मटेरियल. ये अगर ये हमारा मटेरियल है, मेरे को होमोजेनिटी शो करनी है. होमोजेनिटी शो करनी है. लेट सपोज आई हैव कंसीडर्ड 3 पॉइंट्स इन दिस. मैंने 3 आर्बिट्री पॉइंट उठाए हैं अलग अलग जगह. कोई सी भी डायरेक्शन कंसीडर कर लो जो आपका मन करता है. तो समझने के लिए मैं 3 डायरेक्शन लेके चलता हूँ. डायरेक्शन बाद में मार्क करी बाहर. तो लेट सपोज दीज आर द 3 डायरेक्शंस व्हिच आर अंडर कंसीडरेशन. तो ये 3 डायरेक्शन है हमारी, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन. पहले कोई सी भी एक डायरेक्शन उठाते हैं, एक्स डायरेक्शन. ये 3 पॉइंट है हमारे. दीज आर द 3 पॉइंट्स, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3. मैं अगर कोई सा भी पॉइंट कंसीडर करूं, इस पॉइंट पे गिवन डायरेक्शन की प्रॉपर्टी हमेशा सेम मिलेगी. तो पॉइंट 1 पे अगर आप एक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी की बात करोगे, पॉइंट 1 पे एक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी की बात करोगे, लेट अस सपोज ये प्रॉपर्टी है ई. पॉइंट 2 पे भी एक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी आपको अगर ई मिल जाती है तो ये मटेरियल होमोजीनियस है. उसी तरीके से पॉइंट 3 पे भी कोई सा भी पॉइंट कंसीडर करो, एक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी हमेशा क्या मिलेगी आपको? सेम मिलेगी. और ये बात वैलिड है हर एक डायरेक्शन के लिए, नॉट ओनली एक्स. अब अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द वाई डायरेक्शन, तो हर पॉइंट पे वाई डायरेक्शन की प्रॉपर्टी क्या मिलेगी मुझे? सेम मिलेगी. तो पॉइंट 1 पे वाई डायरेक्शन की प्रॉपर्टी है, लेट अस सपोज ई डैश. पॉइंट 2 पे भी कितनी होगी? ई डैश होगी. पॉइंट 3 पे भी कितनी होगी? ई डैश होगी. नॉट ओनली वाई डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर. लेट अस सपोज जेड डायरेक्शन उठाता हूं. इफ आई कंसीडर जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन पे अगर पॉइंट 1 पे प्रॉपर्टी है मटेरियल के अंदर ई डबल डैश, तो पॉइंट 2 पे भी जेड डायरेक्शन की प्रॉपर्टी कितनी होगी? ई डबल डैश ही होगी. So here it will be also E double dash. At point 3 also it will be E double dash. Point 3 पे भी E double dash ही होगी. अब एक पॉइंट पे कितनी डायरेक्शंस पॉसिबल है? किसी भी एक पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन पॉसिबल है? 3 डायरेक्शन पॉसिबल है. बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने 3 बताई हैं. एक पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन पॉसिबल है भाई? इनफाइनाइट है. तो ये बात इनफाइनाइट डायरेक्शंस के लिए वैलिड थी. मैंने समझाने के लिए 3 डायरेक्शन उठा ली है. तो मटेरियल होमोजीनियस है, इस बात का मतलब ये है कि उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी किसी भी पॉइंट पे इन एनी गिवन डायरेक्शन. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज नोन एज होमोजेनिटी. इसका मतलब ये हुआ कि होमोजेनिटी की जो प्रॉपर्टी है वो इंडिपेंडेंट है किसके? पॉइंट के. तो वो पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं होती. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट. सो विल से hence the property of the homogeneous material. So we'll say hence the property of the homogeneous material hence the property of the homogeneous material is independent of point. ये इंडिपेंडेंट है पॉइंट के. समझने के लिए एग्जांपल, स्टील हमारा होमोजेनियस मटेरियल है. फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे स्टील, नोट कर लो. ई डैश ई सेम हो सकता है. अगर सेम होता तो नाम सेम नहीं रखता क्या? जो प्रॉपर्टी को मैंने सेम बोला है उसका नाम सेम रखा है. ये ई है और ये ई है, सेम है ना. तो अगर ई डैश और ई सेम होते तो ई डैश का नाम भी क्या होता?
नोटेड। तो पहला अजम्पशन है कि हमारा मटेरियल क्या रहेगा, होमोजेनियस रहेगा। तो सारे थ्योरीज के अंदर ये अजम्पशन कॉमन चलती जाएगी। दूसरी अजम्पशन, हम मानेंगे मटेरियल हमारा आइसोट्रोपिक है। नेक्स्ट, मटेरियल इज कंसीडर्ड टू बी मटेरियल इज कंसीडर्ड टू बी आइसोट्रोपिक। हम ये मान लेंगे कि मटेरियल क्या है, आइसोट्रोपिक है। अभी आइसोट्रोपिक क्या है, पीछे हमने बोला था कि जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है किसी भी गिवन पॉइंट पे गिवन डायरेक्शन में आपको सेम मिलेगी। इसका मतलब यहां पर पॉइंट से कोई लेना देना ही नहीं है, जो मर्जी पॉइंट कंसीडर कर लो। पर अब जब मैं आइसोट्रोपी की बात कर रहा हूं, अब मेरा सारा फोकस एक पॉइंट के ऊपर आ गया। क्यों? आइसोट्रोपी वो प्रॉपर्टी है जो ये बोलती है कि कोई सा भी एक पॉइंट कंसीडर करो, वहां पे हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। इफ आई कंसीडर एनी पॉइंट इन द मटेरियल, द प्रॉपर्टी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर फोकस है पूरा। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रॉपर्टी है हर डायरेक्शन में क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। सिर्फ उसी पॉइंट पे, पॉइंट चेंज कर दोगे फिर इस पॉइंट पे जो प्रॉपर्टी होगी आपको हर डायरेक्शन के अंदर सेम मिलेगी, पर ये पिछले वाले पॉइंट के कंपैरिजन में क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसका मतलब यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंडेंट हो गई है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंडेंट हो गई है, पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। इसका मतलब किसके इंडिपेंडेंट हो गई है, डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट हो गई है। जो मर्जी डायरेक्शन ले लो, प्रॉपर्टी क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। प्रॉपर्टी विल कम आउट टू बी सेम। बट यहाँ पर प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट। जैसे ही डायरेक्शन बदल रहा हूँ प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पर पॉइंट के बदलने से चेंज नहीं हो रही। इफ आई एम चेंजिंग द पॉइंट, इट इज नॉट गेटिंग चेंज, इट इज चेंजिंग विद डायरेक्शन। पर अब जो मेरी प्रॉपर्टी है वो डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट हो जाएगी, पर डिपेंडेंट हो जाएगी किसके ऊपर, पॉइंट के ऊपर। सो विल से, जैसे इसको लिखा था, मटेरियल इज टर्म टू बी आइसोट्रोपिक। सो मटेरियल इज टर्म टू बी isotropic. So material is termed to be isotropic if it exhibits if it exhibits if it exhibits same elastic properties same elastic properties in all directions in all directions at a given point at a given point। किसी भी पॉइंट पे आपको सारी डायरेक्शन की प्रॉपर्टी क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। समझने के लिए एग्जांपल यही उठाते हैं। लेट अस सपोज दिस इज अवर मटेरियल, ये हमारा मटेरियल है। सेम 3 पॉइंट कंसीडर करो, ये हमारा मटेरियल है। अगर मैंने 3 पॉइंट कंसीडर किए, पॉइंट नंबर 1 येलो कलर से उठा दे पॉइंट, तो येलो कलर से उठाओ। तो ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 पे इनफाइनाइट डायरेक्शन है। मैं 3 दिखा रहा हूँ, डायरेक्शन इनफाइनाइट है। तीनों डायरेक्शन की प्रॉपर्टी आपको सेम मिलेंगी। इन ऑल 3 डायरेक्शन की प्रॉपर्टी विल बी सेम विद नो चेंज। तो अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी है E1, तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी होगी E1, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी होगी E1, पॉइंट नंबर 1। उसी तरीके से अगर मैं दूसरा पॉइंट कंसीडर करूं, पॉइंट नंबर 2, यहां पे भी आपको हर डायरेक्शन की प्रॉपर्टी सेम मिल जाएगी। तो प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, डायरेक्शन। तो पॉइंट 2 पे भी सारी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन की सेम है, पर ये प्रॉपर्टी पॉइंट 1 की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। वहां प्रॉपर्टी E1 थी, यहां पर प्रॉपर्टी E2। उसी तरीके से अगर पॉइंट नंबर 3 कंसीडर करोगे, हियर ऑल्सो इन एवरी डायरेक्शन दी प्रॉपर्टी विल बी सेम। यहाँ पे भी हर डायरेक्शन में आपको प्रॉपर्टी सेम मिलेगी, पर 1 और 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है किसके, डायरेक्शन के। So hence the property of the isotropic material is independent of what, डायरेक्शन। तो कंट्रोल सी, आगे डायरेक्टली यहीं पे चिपका दिया वापस। ये क्या हुआ, कंट्रोल जेड। तुम क्यों आ गए भाई, यहाँ पर भी आ गया ये।
इनका प्रैक्टिकल यूज कब होता है? शुरू के 10 मिनट में तो नहीं होता। मतलब टॉपिक स्टार्ट हुआ, पूरा सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ 200 घंटे का, उसके शुरू के 10 मिनट में तो नहीं होगा, इतनी गारंटी है। जब मर्जी हो, पर शुरू के 10 मिनट में तो नहीं होगा। So hence the property of which material? Isotropic material is independent of the direction. डायरेक्शन की जगह नहीं है। बनाओ भाई डायरेक्शन की जगह, खुद ही लिख देता है इससे बढ़िया तो। So it is independent of direction. मटेरियल की बात करनी है, एग्जाम्पल है ग्लास हमारे पास। So this is our isotropic material. Since the property was being discussed, one example was given to you. And the examples are not in absolute terms. ये absolute term में नहीं है, reason being, अगर आप बात करोगे इन जनरल, सारे के सारे मटेरियल, ऑल द मटेरियल्स व्हिच आर अवेलेबल विद अस आर नॉन होमोजेनियस, नॉन आइसोट्रोपिक। तो जितने भी मटेरियल हैं सारे के सारे क्या है? नॉन होमोजेनियस है, नॉन आइसोट्रोपिक है। किस पे? माइक्रो लेवल पे जाके। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आपको सारी प्रॉपर्टी हर पॉइंट पे हर डायरेक्शन में सेम मिल जाए। पॉसिबल ही नहीं कि ऐसा मटेरियल मिल जाए आपको कोई भी। पर मैक्रो लेवल पे आप आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मान सकते हो। वेरिएशन होता है प्रॉपर्टीज के अंदर, पर इतना छोटा वेरिएशन होता है कि मेरी कैलकुलेशन में चेंज नहीं आता। तो जब भी मैं एनालिसिस करूंगा यहाँ पे, मैं मटेरियल को मान लूंगा होमोजेनियस आइसोट्रोपिक। तो टॉपिक ही क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? अजम्पशन। आपने क्यों माना मटेरियल होमोजेनियस आइसोट्रोपिक है? आपने इसलिए माना ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। दूसरी बात, मानने की जरूरत पड़ी क्यों? मैं मानने की जरूरत इसलिए पड़ी ना क्योंकि ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता, मैं आपको बोलता ही नहीं अजम्पशन ले लो, फिर तो अंडरस्टैंडेबल होती है चीज। देन हम बोलते नहीं कि भैया ये अजम्पशन है कि मटेरियल होमोजेनियस आइसोट्रोपिक है। तो अगर माइक्रो लेवल की बात करोगे, ये भी पूछेगा आपसे कि भैया माइक्रो लेवल की बात करोगे, हर मटेरियल होमोजेनियस आइसोट्रोपिक है। पर मैक्रो लेवल पे हम क्या लेके चल देंगे? हम उसको होमोजेनियस आइसोट्रोपिक लेके चल देंगे। रीजन बीइंग व्हाट? मेरे को तो अपनी कैलकुलेशन आसान बनानी है। मेरा एम अभी ऐसी ही है। ये अजम्पशन अगर नहीं लूंगा, कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे आप। ये अजम्पशन लूंगा, कैलकुलेशन हो जाएगी पर उसमें एरर आएगी। ठीक है, अब आप दोनों में से कोई सी भी एक चीज चूज कर सकते हो। मैं अजम्पशन नहीं लेता हूं, मेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई डिजाइन नहीं हो पाएगी। दूसरा अजम्पशन लेता हूं, वैल्यू आई मेरे पास एक्स, पता है ये गलत वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू तो वाई है, क्योंकि मैंने अजम्पशन ली तो गलत वैल्यू आई, एग्जैक्ट वैल्यू वाई है। एक्स और वाई में डिफरेंस है। अब टाइम के साथ मेरी कोशिश होगी कि मैं एक्स को वाई की तरफ लेके जाऊं, यानी एरर घटाता जाऊं। पर अगर अजम्पशन नहीं लूंगा, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो डिजाइनिंग ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमेशा अजम्पशन ली जाती है टू सिंप्लीफाई और कैलकुलेशन, ताकि एग्जैक्ट वैल्यू के पास तो पहुंच जाए हम, बाद में फिर धीरे धीरे उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। क्लियर चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर मटेरियल होमोजीनियस है जरूरी नहीं है आइसोट्रोपिक हो, अगर मटेरियल आइसोट्रोपिक है जरूरी नहीं है होमोजीनियस हो। तो दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा भी हो सकता है मटेरियल होमोजीनियस है पर नॉन आइसोट्रोपिक है, ऐसा भी हो सकता है मटेरियल आइसोट्रोपिक है नॉन होमोजीनियस है, ऐसा भी हो सकता है मटेरियल दोनों होमोजीनियस भी हो आइसोट्रोपिक भी हो, पर प्रैक्टिकली होते क्या है? नॉन होमोजीनियस और नॉन आइसोट्रोपिक। सो इन एक्चुअल इट विल बी नॉन होमोजीनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, एक्चुअल और जो हम assumptions लेंगे उसके बीच की जानकारी भी दे दी आपको। सो वी कैन से a homogeneous material, a homogeneous material need not be, a homogeneous material need not be isotropic, and an isotropic material, and an isotropic material need not be homogeneous. तो होमोजेनियस मटेरियल जरूरी नहीं आइसोट्रोपिक हो, आइसोट्रोपिक मटेरियल जरूरी नहीं है होमोजेनियस हो। फिर हमने ये भी डिस्कस किया ऑन मैक्रो लेवल, यानी अगर ऊपर ऊपर से देखोगे,
जैसे एग्जांपल उठा लो, आपके सामने भी फोन होगा, आपका लैपटॉप होगा, ऊपर से देखोगे सारा सेम दिख रहा होगा, तो वो मैक्रो लेवल हो गया. सो विल से ऑन मैक्रो लेवल, almost all material are homogeneous and isotropic. Are homogeneous and isotropic. But on micro level, but on micro level, all materials are. But on micro level, all materials are non-homogeneous, non-homogeneous and non-isotropic. And non-isotropic. So everything regarding homogeneity and isotropy. Clear है पूरी कहानी? So if you want to refer these four combinations, ये उठा लो, जो पीछे आपको सारे कॉम्बिनेशंस बताए हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. So these are the combinations which may be observed. अब पीछे मैंने 3 पॉइंट लिए थे, 3 पॉइंट नहीं लूंगा, 2 पॉइंट से बता दूंगा, पीछे डिटेल में डिस्कस करना था इसलिए 3 पॉइंट ले लिए थे. चेक व्हाट ऑल कॉम्बिनेशंस में बी फाउंड, कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, खुद ही बताना आप. अरे यार ये भी बना ही लेता फिर कॉपी करता. So first combination, पहला कॉम्बिनेशन, विच टाइप ऑफ मटेरियल है दिस, किस तरह का मटेरियल है ये. नॉन होमोजेनस आइसोट्रोपिक. बहुत बढ़िया रविशंकर. दिमाग चलाना होता है, सीधा नोट्स में से उठा के नहीं बताना होता है. देख भी तो लो, ऑर्डर भी चेंज कर देता हूँ मैं कई बार. सो विच टाइप ऑफ मटेरियल इज दिस, अभी पीछे करा के आया हूँ, ये रहा, इसी को उठा के डाल दिया वापस वहीं पे. तो मटेरियल हमारा होमोजीनियस है, पर साथ में कैसा है, मटेरियल हमारा होमोजीनियस है पर साथ में कैसा है, नॉन आइसोट्रोपिक है. तो होमोजेनिटी है पर नॉन आइसोट्रोपी है साथ में. सो होमोजीनियस नॉन आइसोट्रोपिक.
तो होमोजेनिटी है, साथ में नॉन आइसोट्रोपी है। नेक्स्ट, तो होमोजेनियस है, नॉन आइसोट्रोपी है। लेट अस सपोज दिस इज द केस नाउ। अब मटेरियल कैसा है? नाउ व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल इज दिस? आइसोट्रोपिक है, नॉन होमोजीनियस है। ये आइसोट्रोपिक भी है, ये होमोजीनियस भी है। सो नाउ द मटेरियल इज होमोजीनियस आल्सो, नाउ द मटेरियल इज आइसोट्रोपिक आल्सो, जो हम मानेंगे। तो दिस इज द assumption that will be taken by us। तो ये हमारी assumption थी कि मटेरियल होमोजीनियस भी है, मटेरियल आइसोट्रोपिक भी है, तो ये मटेरियल माना जाता है। तो मैक्रो लेवल पे सारे मटेरियल आपको ऐसे दिखेंगे। तो दिस मटेरियल इज होमोजीनियस आल्सो एंड आइसोट्रोपिक आल्सो। तो होमोजेनिटी भी है और आइसोट्रोपी भी है इस मटेरियल के पास। तो दोनों चीजें अवेलेबल है इसके पास। नेक्स्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन विच में बी ऑब्जर्व्ड, अगला कॉम्बिनेशन जो हमें मिल सकता है। सो नेक्स्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन विच में बी ऑब्जर्व्ड, which type of material is this? अब एक्चुअल में जो मटेरियल होता है वो यही होता है, ये ना तो होमोजीनियस है ना आइसोट्रोपिक है। तो इन रियलिटी ऑल द मटेरियल्स विल बी नॉन होमोजीनियस, नॉन आइसोट्रोपिक। तो दिस मटेरियल इज नॉन होमोजीनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक एंड नॉन आइसोट्रोपिक। तो ये मटेरियल ना तो होमोजीनियस है ना आइसोट्रोपिक है। सो नाइदर इट इज होमोजीनियस नॉर इट इज आइसोट्रोपिक। नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन विच इज अवेलेबल, अगला ऑप्शन जो अवेलेबल है, which type of material is this now? Now this material is isotropic पर non homogeneous। ये मटेरियल आइसोट्रोपिक है पर होमोजेनिटी नहीं है इसके पास। इट डजंट हैव द होमोजेनिटी, सो इट इज नॉन होमोजेनियस प्लस आइसोट्रोपिक। तो ऑल फोर कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब जाके जो अजम्पशन लिखे थे दोनों वो पूरे कंप्लीट होते हैं। नाउ द अजम्पशंस आर कंप्लीटेड। डन, नोट कर लिया सबने? चलिए, so till now we have discussed that we'll be dealing about which material, then we've also discussed that what are the assumptions that will be taken, कौन कौन से assumption लिए जाएंगे। दोनों assumption की significance बता दी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज
लोड। तो अगला टेक्निकल टर्म जो पीछे यूज किया था वो क्या था? द नेक्स्ट ऑफ द टेक्निकल टर्म विच वाज बीइंग यूज्ड वाज लोड। यहाँ पे हमने बात करी थी लोड की, और साथ में बोला था कि लोड अप्लाई कर सकते हैं किसके फॉर्म में? फोर्स के फॉर्म में और मोमेंट के फॉर्म में। तो जितने भी पॉइंट्स लिखे थे शुरू में उसको एक एक करके हम एनालाइज कर रहे हैं। तो पहले बात करी थी हमने डिफॉर्मेबल बॉडीज की। अब एक्सप्लेन व्हाट इज रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी। फिर हमने बोला ये वो बॉडीज हैं जिनका बिहेवियर हमने चेक किया अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड। सो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द लोड। अब सारा फोकस किसके ऊपर आ गया? लोड के ऊपर आ गया। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द लोड कि भैया लोड क्या है। ये एक्सटर्नल फोर्स है या जो मूवमेंट है विच वी अप्लाई ओवर द बॉडी। तो एक्सटर्नल लोड को आप बोल सकते हो एक्सटर्नल फोर्स, या एक्सटर्नल लोड को आप बोल सकते हो एक्सटर्नल मूवमेंट। तो ये मोमेंट या फोर्स है जो हमने बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, विच वी हैव अप्लाइड ओवर द बॉडी। अब ये भी बथेरे तरह के होते हैं, दीज आर ऑफ एन टाइप्स। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस वी कैन से इट इज एन एक्सटर्नल, it is an external, it is an external force or moment, external force or moment experienced by the body। तो ये एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है, मोमेंट भी हो सकता है। यानी अब यहाँ पे दो नए टर्म आ गए। विल बी टॉकिंग अबाउट फोर्स ऑल्सो, विल बी टॉकिंग अबाउट मोमेंट ऑल्सो। दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे अभी। विल टॉक अबाउट देम बोथ सेपरेटली कि भैया फोर्स क्या है, मोमेंट क्या है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकती है, मोमेंट भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। कितने तरह के लोड है? नेक्स्ट पॉइंट सेज these can be further classified as follows, these can be further classified as follows। इसको आप आगे और क्लासिफाई कर सकते हो। कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? पहला, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। लोड का डायरेक्शन क्या है? सो ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द लोडिंग। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, मोमेंट है जो हम बॉडी के ऊपर लगाते हैं। इसको मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ, मैंने इसको किस डायरेक्शन में लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया, इस बिहाफ पे क्लासिफिकेशन। पहली, एक्सियल लोड, या आप उसको बोल सकते हो लॉन्गिट्यूडनल लोड। यानी ये लोड किसके अलोंग लगाया? लेंथ के अलोंग लगाया। या आप बोल सकते हो किसके अलोंग लगाया? उसकी एक्सिस के अबाउट लगाया। सो लोड विच इज बीइंग अप्लाइड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर और एक्सिस ऑफ द बॉडी और अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर और लेंथ ऑफ द बॉडी विल बी टर्म्ड एज व्हाट? एक्सियल लोड। तो बोल सकते हैं इट्स द लोड, इट्स द लोड बीइंग अप्लाइड अलोंग द, किसके अलोंग लगाई है? सो इट्स द लोड बीइंग अप्लाइड अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी और मेंबर, along the axis of the body or member। ये आपने उसके एक्सिस के अबाउट लगाया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से दिस लोड कैन बी, दिस लोड कैन बी टेंसाइल और कंप्रेसिव। ये टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है। टेंसाइल और कंप्रेसिव, कॉमा लगा के लिखा मे बी असेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक, मे बी असेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक, मे बी असेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक। तो ये पहली क्लासिफिकेशन आ गई एक्सियल लोड की। अब एक्सियल लोड के जस्ट अपोजिट, एक्सियल लोड के जस्ट अपोजिट है हमारे पास ट्रांसवर्स लोड। इसको लेटरल लोड भी बोल सकते हो आप। यू कैन से ट्रांसवर्स लोड, यू कैन से लेटरल लोड। अब इस बार लोड कहाँ लगाया आपने? इस बार लोड आपने लगाया एक्सिस के परपेंडिकुलर। पिछले वाले केस में कहाँ लगाया? एक्सिस के पैरेलल। इस वाले केस में कहाँ लगा दिया? एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये वो लोड है जो आपने एक्सिस के परपेंडिकुलर लगाया। सो विल से इट इज द लोड, सो विल से इट इज द लोड
that is being applied perpendicular to the axis of the member. Perpendicular to the axis of the member. Perpendicular to the axis of the member. So it is the load being applied perpendicular to the axis of the member. तो पहली क्लासिफिकेशन लोड की किस बिहाफ पे है? पहली क्लासिफिकेशन इस बिहाफ पे कि भैया लोड की डायरेक्शन क्या है, व्हाट द डायरेक्शन ऑफ द लोड. समझने के लिए एग्जांपल ले लो. कैटेगरी आप खुद बांट सकते हो. कैटेगराइजेशन यू कैन डू ऑन योर ओन. है कोई टूल हमारे पास डायरेक्टली बनाने का? नो टूल इज अवेलेबल, खुद ही बनाना पड़ेगा. So let us suppose this is the case. All the loads can be shown in this single diagram only. एक ही डायग्राम में मिल जाएंगे सारे लोड्स आपको. ये इन्होंने सही जोड़ दिया, नहीं तो पहले पूरा मिट जाता था. डायग्राम 3D के अंदर है. डायग्राम इज इन 3 डायमेंशन. तो मैंने एक सर्कुलर बीम कंसीडर कर रखी है. दिस इज सर्कुलर बीम व्हिच इज बीइंग कंसीडर्ड. लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ये लेटरल डायरेक्शन है. डायग्राम 3D में थोड़ी बहुत विजुअलाइजेशन आपको खुद रखनी पड़ेगी फॉर सिंप्लिसिटी इन अंडरस्टैंडिंग. अभी जो आपको व्यू दिखा रखी है वो आइसोट्रोपिक व्यू है. अब जो व्यू दिखा रखी है ये कैसी व्यू है? नाउ द व्यू व्हिच इज बीइंग शोन इज व्हिच टाइप ऑफ व्यू? ये हमारा सेक्शन है. सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन व्हिच इज बीइंग शोन. अब ये सारे ध्यान रखने नाम आपको. ये आइसोट्रोपिक है, ये क्रॉस सेक्शन बना के दिखा रखा है. अब मेरे को सारे लोड दिखाने हैं आपको. अब एक एक करके चेक करो कौन कौन से लोड्स है हमारे पास. लोड को हम दिखाते हैं रेड कलर से. तो पहले हमने बोला कैसा लोड है. द फर्स्ट टाइप ऑफ लोड इज व्हाट? एक्सियल लोड. एक्सियल लोड वो लोड होता है जो आपने किसके लॉन्ग लगाया? एक्सिस के लॉन्ग लगाया. सो अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर. सो अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर. सो इसको हम बोल देंगे एक्सियल लोड. तो एक्सियल लोड में चेक करो. अब ये वाले केसेस भी दिखाने ताकि टेंसाइल भी हो जाए, कंप्रेसिव भी हो जाए, असेंट्रिक भी हो जाए, कॉन्सेंट्रिक भी हो जाए. सारी चीजें दिखानी है. असेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, टेंसाइल, कंप्रेसिव. चलो कोशिश करते हैं. पहला, सॉरी रेड कलर से आना चाहिए. दूसरा, तो ये हमारा लोड नंबर 1 है, ये हमारा लोड नंबर 2 है. सो लोड नंबर 1 विच टाइप ऑफ लोड? लोड नंबर 1 विच टाइप ऑफ लोड? एक्सियल लोड है या ट्रांसवर्स लोड है? एक्सियल लोड और ट्रांसवर्स लोड. ये हमारी एक्सियल लोड है. लोड नंबर 2 एक्सियल लोड है, ट्रांसवर्स लोड है? एक्सियल लोड है, ट्रांसवर्स लोड है? एक्सियल लोड है. तो 1 और 2 दोनों एक्सियल लोड है. अब नेचर की बात करते हैं. लोड नंबर 1 टेंसाइल है, कंप्रेसिव है? लोड नंबर 1 टेंसाइल है, कंप्रेसिव है? तो इट इज टेंसाइल इन नेचर. नाम ही डाल दो ना इसका, P1 P2. सो इट इज टेंसाइल. P2 कैसा है? टेंसाइल है, कंप्रेसिव है? P2 इज कंप्रेसिव इन नेचर. नेक्स्ट, P1 असेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक है? कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेंटर से कोइंसाइड करता हुआ. तो लोड नंबर 1 इट इज कॉन्सेंट्रिक. लोड नंबर 2 इज असेंट्रिक. असेंट्रिसिटी है किसके बराबर? रेडियस के बराबर. तो सेंटर से कितनी दूरी पे लग रहा है? 8 दूरी पे लग रहा है. तो ये हमारा असेंट्रिक लोड है. आगे सारी क्लासिफिकेशन. तो पहला लोड होता है हमारा एक्सियल लोड. P1 P2 एक्सियल लोड है, P1 टेंसाइल है, P2 कंप्रेसिव है, P1 कॉन्सेंट्रिक है, P2 असेंट्रिक है. अब ये सारी पीछे लिख देना टेबल बना के. अगर लोड्स के बारे में आपको जानकारी लिखनी है तो यू कैन राइट एवरीथिंग हियर. अगर मेरे को यही डायग्राम यहाँ पर दिखाना है, ये मेरा लोड होगा P1 और ये मेरा लोड होगा P2. ये P1 P2 ऐसे ही लिखेंगे आपको.
अब मुझे बात करना है किसकी? अब मुझे बात करनी है किसकी? आई हैव टू टॉक अबाउट ट्रांसवर्स लोडिंग। ट्रांसवर्स लोड वो लोड होता है जो किसके लॉन्ग लगता है? एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है। अब एक्सिस के परपेंडिकुलर लगाना है, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर लगाना है। हम्म, हम्म, हम्म। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर लगाना है, लगा दो। और मेरे को असेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक भी बताना है। सो असेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक, चलो लोड उठाते हैं एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये लो, एक्सिस के परपेंडिकुलर। सो अगेन डायग्राम इज इन 3D, यू हैव टू विजुअलाइज ऑन योर ओन। लोड नंबर है P3, लोड नंबर है P4। अगर इस क्रॉस सेक्शन में दिखाऊं, ये लोड नंबर है P3, ये लोड नंबर है P4। सो दिस इज P3, दिस इज P4। ये कैसा लोड है हमारे दोनों P3 P4? P3 P4 आर ट्रांसवर्स लोडेड। P3 एसेंट्रिक है कॉन्सेंट्रिक है? इट इज एसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक। P3 इज एसेंट्रिक एंड P4 हमारा कॉन्सेंट्रिक है। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस? तो लोड कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। तो डायरेक्शन ऑफ लोडिंग के बिहाफ पे आपको ये बता रखा है। अब आगे जब भी कोई डिस्कशन होगी मैं डायरेक्टली इन टर्म्स को यूज कर लूंगा, या जब सवाल भी मिलेंगे सवालों में ये टर्म्स लिखी हुई मिलेंगी। लोड असेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक है, एक्सियल है, ट्रांसवर्स है। वी शुड नो द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दीज टर्म्स। नोटेड? नोटेड। ए, next of the type of load. So next of the type of load, on the basis of, on the basis of extent of loading, so on the basis of extent of loading। तो अगली जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो किस बिहाफ पे है? एक्सटेंट ऑफ लोडिंग के बिहाफ पे है। एक्सटेंट ऑफ लोडिंग के बिहाफ पे पहला, पॉइंट लोड। नाम से क्या समझ में आ रहा है? वो लोड जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगे। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो पूरे एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो या गिवन एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सो पॉइंट लोड, सो पॉइंट लोड इज द लोड which acts on what? So we'll say it is the load. It is the load that acts on comparatively, that acts on comparatively very small area, very small area। ब्रैकेट में डाल दिया पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। Now what is distributed load? So we'll say it is the load, it is a load that is distributed, it is a load which is distributed, it is a load that is distributed
over a larger area, over a larger area. ये वो लोड है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके ऊपर? बड़े एरिया के ऊपर, बड़े एरिया के ऊपर। समझने के लिए एग्जांपल लो। So take this example. So this is our point load. ये हमारा point load है. And this is our distributed load. ये हमारी distributed load है. तो वो लोड जो कंपैरेटिवली छोटे एरिया के ऊपर लगे, पॉइंट लोड, वो लोड जो कंपैरेटिवली बड़े एरिया के ऊपर लगे, वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्लियरली विजिबल है दोनों चीजें। सो दिस इज अवर P1, दिस इज अवर P2। तो एक पॉइंट लोड है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, ये लो नेक्स्ट स्लाइड। कर लिया सबने? चलिए ठीक है। सेकंड ऑफ द क्लासिफिकेशन इज कंप्लीटेड। पॉइंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, एक्सियल हो गया। Next of the point of classification. Next of the point of classification is on the basis of. Next of the classification is on the basis of. On the basis of dimension. So on the basis of dimension. So on the basis of the dimension. अब ये डायमेंशन के बिहाफ पे, डायमेंशन के बिहाफ पे मतलब कहाँ लगता है? 1 2 3 4 चल रही थी नोमेनक्लेचर। सो 1 पहली हमारी बॉडी लोड या वॉल्यूम लोड, कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम ऑल्सो। वो लोड जो पूरी बॉडी के अक्रॉस लगता है उसको हम बोल देते हैं बॉडी लोड या वॉल्यूम लोड। सो द लोडिंग विच इज applied to the entire volume और body will be technically termed as what? Body और volume load। तो जो भी प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली नाम में डाल दी जाएगी। All the properties can be referred directly from the name also. So we'll say it is the load. It is the load which acts over the entire volume. Which acts over the entire volume or body
एंटायर वॉल्यूम और बॉडी। ये वो लोड है जो पूरी बॉडी और वॉल्यूम के ऊपर एक्ट करेगा, इसको हम बोल देंगे बॉडी लोड और वॉल्यूम लोड। बॉडी लोड वॉल्यूम लोड जैसे एग्जांपल है हमारा बॉयंसी फोर्स, सो बॉयंट वेट। जैसे एग्जांपल हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे आप सेल्फ वेट बोल दो। तो ये सारे हमारे बॉडी फोर्स है या बॉडी लोड है। तो वो लोड जो पूरी बॉडी के ऊपर एक्ट करे या वॉल्यूम के ऊपर एक्ट करे, दोज विल बी टर्म्ड एज बॉडी लोड। नेक्स्ट, सरफेस लोड अगेन कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम, वो लोड जो पूरी सरफेस के लॉन्ग एक्ट करे। जैसे एग्जांपल ऊपर दिखा भी रखा है आपको, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वो हमारा सरफेस लोड भी है क्योंकि कहां पर एक्ट कर रहा है, सरफेस पे एक्ट कर रहा है। सो विल से इट इज द लोड, so it is the load which acts over, it is the load which acts over the surface, which acts over the surface of the body, जो एक्ट करता है बॉडी के सरफेस के ऊपर। बॉडी के सरफेस के ऊपर जैसे एग्जांपल ले लो ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स समझने के लिए एग्जांपल, बॉलर ने बॉल फेंकी, हवा जो ड्रैग लगा रही है बॉल के ऊपर, वो सरफेस के ऊपर लग रही है। अभी चल रहा है मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तो चेक करो बॉलिंग, तो हवा ने फोर्स लगाया बॉल के ऊपर, बॉल के सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया, उसको मैं ड्रैग फोर्स बोल दूंगा। पर बॉल का जो वेट है वो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर लग रहा है, यानी वॉल्यूम के ऊपर लग रहा है, उसको हम बोल देंगे बॉडी फोर्स या वॉल्यूम फोर्स। तो ड्रैग फोर्स हो गया, शियर फोर्स हो गया, ये सरफेस के ऊपर लग रहे होते हैं, दे एक्ट ओवर दी सरफेस। नेक्स्ट है हमारा लाइन लोड, कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम। पॉइंट लोड इज ऑल्सो विच टाइप ऑफ लोड, ये भी सरफेस लोड है, ये भी सरफेस लोड है, दोनों ही सरफेस लोड है हमारे, बोथ आर सरफेस लोड। सो नेक्स्ट इज अवर लाइन लोड। लाइन लोड जो किसी पर्टिकुलर लाइन के लॉन्ग लगे। So we'll say it is a load. It is the load which acts over the. It is the load which acts over the. It is the load which acts over the length or any dimension. और एनी डायमेंशन, किसी भी डायमेंशन के लॉन्ग लगे लोड, उसको हम बोल देंगे लाइन लोड। जैसे एग्जांपल है हमारी सरफेस टेंशन, तो ये हमारा लाइन लोड होता है। सो दिस इज अवर लाइन लोड। तो ये तीसरी क्लासिफिकेशन है डायमेंशन के बिहाफ पे, दिस इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशन। डन। समझने के लिए एग्जांपल ले लो ये, for understanding point of view you can take this example.
लगाओ इसको, ऊपर को लाते नहीं है, बीच पे नीचे रखते हैं ताकि कोई एम्बिग्विटी नहीं रहे। सो डायमेंशन के बिहाफ पे जो लोडिंग है वो आपको इस डायग्राम में दिख जाएगी। लेट अस सपोज वी हैव अ हेमिस्फीयर, इट इज इमर्स्ड इन द वाटर, या और कोई लिक्विड ले लो जो मन करता है। ब्लू कलर को रिलेट कर सकते हो इसके साथ, इसलिए वाटर ले लिया है। कैसा है ये? हमारा सॉलिड स्फीयर है। अब सॉलिड दिखाना है तो उसको बंद कर दो ऊपर से, तो हमारी सॉलिड हेमिस्फीयर। अब कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर? व्हाट आर दी फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन इट? अब कौन कौन से फोर्स है वो देख लेते हैं। पहला फोर्स सेल्फ वेट, वॉल्यूम फोर्स, देन वी हैव सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन लाइन लोड है, सरकमफेरेंस के लॉन्ग लगेगा, विल बी एक्टिंग अलोंग दी सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस के लॉन्ग लगती है ये। अब जो पीछे की तरफ है उसको मैं आपको हाईलाइटेड दिखा रहा हूं करके, और जो आगे की तरफ है उसको सॉलिड करके दिखा रहा हूं, सो दैट देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू। तो ये जो लोड लगी है कैसे लगी है? पूरी सरफेस के लॉन्ग लगी है, और सरफेस सॉरी पूरी लाइन के लॉन्ग लगी है, और वो लाइन कौन सी है? इसकी सरकमफेरेंस है। तो ये जो हमारी सरफेस टेंशन है ये कैसी लोड होती है? लाइन लोड होती है, so it is acting along the circumference। तो आपको दिख गया बॉडी, आपको दिख गया लाइन, अब बचा हमारा सरफेस। सरफेस नहीं दिखा पाऊंगा, आई नॉट बी एबल टू शो दैट, क्योंकि वो तो पूरी सरफेस के लॉन्ग लग रहा है। अभी पूरा जो सरफेस है इसके लॉन्ग लग रही है फोर्स, तो वो आपको खुद ही विजुलाइज करनी है। दैट यू हैव टू विजुलाइज ऑन योर ओन। कोई तरीका भी नहीं है इसको शो करने का, या कोई दूसरी शेप हो जिससे मैं इसको सुपर इम्पोज करके दिखा दूं, नहीं बनेगा वो। तो सरफेस है, सरफेस ही रहेगी। कोशिश करता हूँ अगर सुपर इम्पोज हो जाए तो। एक बार ही लगेगा, वो बनेगा ही नहीं। जो मैं आपको येलो कलर से बना के दिखा रहा हूँ, the force which I am showing to you with the help of the yellow color is our surface force। ये ड्रैग फोर्स है हमारा, दिस इज अवर ड्रैग फोर्स। सरफेस के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट है, हर एक पॉइंट के ऊपर ये फोर्स लग रही है, तो वो ड्रैग फोर्स है हमारी। दैट इज द ड्रैग फोर्स। तीनों फोर्स देख रहे हैं, व्हाइट कलर वाला लाइन फोर्स है, रेड कलर वाला हमारा बॉडी फोर्स है, और येलो कलर वाला हमारा सरफेस फोर्स है। तो ये भी एक तरीका है हमारे फोर्स को क्लासिफाई करने का। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू क्लासिफाई द फोर्स। डन, नोटेड, सी पार्ट completed, सी पार्ट completed, डी। Next is on the basis of variation of time. So next of the classification of the load is on the basis of variation with time, कि हमारा जो लोड है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। पहला स्टैटिक लोड, नाम से ही समझ में आ रहा है। स्टैटिक लोड है, क्या मतलब है इस बात का? ये वो लोड है जो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। अब लोड टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है मतलब क्या?
उसका मैग्नीट्यूड, उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और उसकी डायरेक्शन। एक भी चीज चेंज नहीं होनी चाहिए टाइम के साथ। सो वील से इट इज अ टाइप ऑफ लोड। So we'll say it is a type of load. It is a type of load which does not vary with. It is a type of load magnitude. So magnitude, point of application, magnitude, point of application, और तीसरा एस्पेक्ट क्या है इसका, डायरेक्शन। So magnitude, point of application and direction of which does not changes with time। इन तीनों में से अगर एक भी चीज टाइम के साथ चेंज हो गई, उसको मैं क्या बोल दूंगा, डायनेमिक लोड। तो स्टैटिक लोड वो लोड होता है जिसका मैग्नीट्यूड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं हो। जैसे एग्जांपल, सेल्फ वेट। अब यहां से एक जानकारी और भी निकल के आ गई, पीछे से आ गई थी कि एक लोड अलग अलग कैटेगरी में आ सकता है। सिंगल लोड कैन कम इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑल्सो। तो पीछे अभी मैंने सेल्फ वेट को क्या बोल दिया था, वो तो वॉल्यूम था या बॉडी लोड था। यहाँ पर मैंने इसको क्या बोल दिया, स्टैटिक लोड है। नोट करो फिर अगले पेज पे चले। नेक्स्ट, डायनेमिक लोड। सो डायनेमिक लोड नाम से क्या समझ में आ रहा है? So we'll say a load is said to be dynamic. We'll say it is the type of load. It's the type of load. It's the type of load. Magnitude, point of application, and direction of which changes with time. And direction of which changes with time. Changes with time. And direction of which changes with time. For example, wind load. विंड लोड हो या सीस्मिक लोड हो, अर्थक्वेक लोड भी बोल सकते हो, तो इसको हम डायनेमिक लोडिंग बोल देते हैं। क्लियर है पूरी कहानी? एक्सटेंट ऑफ लोडिंग के बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जरा बताना। तो ये एक्सटेंट ऑफ लोडिंग के बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलेंगे। इस सवाल को अब साइड में रखो, अब खुद ही बताओ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है। लार्जर क्या, लार्जर एरिया पे होगा। अब जरा बताना, जो हमारा सेल्फ वेट है वो सरफेस लोड है क्या? तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वो लोड होता है जो बड़े एरिया पे लगे। चलो ठीक है, तो आपका जो सेल्फ वेट है वो तो वॉल्यूम लोड है, वो तो एरिया लोड है ही नहीं। इट इज नॉट सरफेस लोड। ये दूसरा आ गया पॉइंट लोड। अरे बाबा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वेरिएशन में टाइम के हिसाब से निकल के आ गया। सो इट इज वेरिएशन विद टाइम। स्टैटिक लोड आ गया, डायनेमिक लोड आ गया। सो नेक्स्ट,
static dynamic. Next of the classification. Next of the classification is on the basis of load application time. अब ये क्लासिफिकेशन है इस बिहाफ पे कि लोड का एप्लीकेशन टाइम क्या है, इन हाउ मच टाइम द लोड इज बीइंग अप्लाइड. तो लोड एप्लीकेशन टाइम एक साथ है. तो ये इस बिहाफ पे चल रही है क्लासिफिकेशन की लोड एप्लीकेशन टाइम क्या निकल के आती है. जैसे समझने के लिए एक एक करके उठाते हैं. पहला पहला है हमारा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड. फर्स्ट टाइप ऑफ लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड. नाम में लिखा हुआ है. तो लोड को हमने ग्रेजुअली अप्लाई किया तो लोड एप्लीकेशन टाइम क्या है, इसको क्वाजी लोड भी बोलते हैं. सो लोड एप्लीकेशन टाइम इज व्हाट, लोड एप्लीकेशन टाइम इज मोर और लेस. तो ये हमारी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है तो लोड एप्लीकेशन टाइम क्या बहुत ज्यादा है. अब टेक्निकली अगर बात करूंगा, ये वो लोड है जिसमें मैक्सिमम लोड अप्लाई होता है इनफाइनाइट टाइम के बाद. दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड और क्वाजी लोड. सो वी विल से इट इज द लोड. So it is the load. It is the load which reaches. It is the load which reaches its maximum value. It is the load which reaches its maximum value in infinite time. So it is the load which reaches the maximum value in infinite time. Infinite time का मतलब comparatively long time. समझने के लिए एग्जांपल सबने क्यूब टेस्ट कर रखा होगा तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल लिया. एवरीबॉडी ऑफ यू मस्ट हैव परफॉर्म द क्यूब टेस्ट पे आप पढ़ रखा होगा. जब हम स्ट्रेंथ निकालते हैं कंक्रीट की, क्यूब टेस्ट परफॉर्म करते हैं और क्यूब के ऊपर जो लोड लगाते हैं वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता है. द लोड व्हिच इज बीइंग अप्लाइड ओवर द क्यूब इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड. इनफैक्ट वहां पर तो रेट ऑफ लोडिंग भी फिक्स्ड होती है. इनफैक्ट द रेट ऑफ लोडिंग इज आल्सो फिक्स्ड कि आपको इसी रेट से लोड लगाना है. तो वो एक एग्जांपल है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का. नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ लोडिंग इज सडनली अप्लाइड लोड. सो नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ लोडिंग इज सडनली अप्लाइड लोड. फिर से नाम में लिखा हुआ है. ये वो लोड है जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा बहुत ही जल्दी. बहुत ही जल्दी का मतलब क्या है, इंस्टेंटली. सो वील से इट इज द लोड which reaches its maximum value instantly. तो दिस इज नोन एज सडनली अप्लाइड लोड. ये हमारी सडनली अप्लाइड लोड है. समझने के लिए एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. सो सडनली अप्लाइड लोड. तो सडनली अप्लाइड लोड के लिए आप एग्जांपल ले लो आप ही की फील्ड से, फ्रॉम योर फील्ड ओनली. स्टील. सडनली अप्लाइड लोड. जैसे एग्जांपल आपको कनेक्शन करना है किसका, रिविट का. तो रिविट कनेक्शन, स्टील कनेक्शंस, तो रिविट कनेक्शन. तो जब रिविट लगाई जाती है इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू व्हाट, सडनली अप्लाइड लोड. तो आपने उसके ऊपर हैमर का एक्शन किया तो हैमर से उसे क्या किया, सडनली इंसर्ट किया. इसको हम बोल देंगे सडनली अप्लाइड लोड. तो एक एग्जांपल आ गया सडनली अप्लाइड लोड का. तो लोड इज बीइंग अप्लाइड सडनली ऑन दैट. नेक्स्ट है इम्पैक्ट लोडिंग. नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ लोड इज इम्पैक्ट लोड. नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ लोड इज इम्पैक्ट लोड. अब ये क्या है इम्पैक्ट लोड.
अगेन कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम, नाम से समझ में आ रहा है क्या है। अरे भाई शांति से सुन लो बस, अभी तक समझ में आ गया होगा, शांति से सुन लो, सब कुछ कवर हो जाएगा। इम्पैक्ट टेस्ट मशीन में जो लोड लगता है उसे सडनली अप्लाइड लोड कहते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं, उसे इम्पैक्ट लोड कहते हैं। आ गया ये भी। So next of the load which is being referred is termed as impact load. अब impact load क्या होती है? impact load वो लोड होती है जिसपे जो टाइम गैप होता है लोड के अप्लाई करने का, वो कंपैरेटिवली, जो टाइम गैप होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा। तो इम्पैक्ट लोड वो लोड है जिसपे जो टाइम गैप होगा लोड के अप्लाई करने का, वो कंपैरेटिवली, टाइम गैप बोल रहा हूं मैं, जिसमें टाइम गैप कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। So impact loading is a type of loading in which the time gap between the load application is comparatively very high. जैसे समझने के लिए एग्जांपल, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में एग्जांपल ले लो आप, एग्जांपल ले लो, लेट सपोज पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन की बेरिंग कैपेसिटी निकालनी है, डायनामिक मेथड, इंजीनियर न्यूज फॉर्मूला। क्या करते हैं उसके ऊपर, वो टेस्ट पाइल को डालते हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट लगाई जाती है। अब इम्पैक्ट लगाई जाती है विद द हेल्प ऑफ द हैमर, सिंगल एक्टिंग भी हो सकता है, डबल एक्टिंग भी हो सकता है, स्टीम हैमर भी हो सकता है, बहुत तरह के हैमर बताया मैं आपको। सेवरल टाइप्स ऑफ हैमर्स आर बीइंग डिस्कस्ड बाय अस। तो हमने किया क्या, ये पाइल लगी हुई है अंदर, ये हमारा हैमर है, हैमर को उठाया। अब उठाया मैनुअली, उसके हिसाब से इसके नाम रखे हुए हैं कि सिंगल एक्टिंग है, डबल एक्टिंग है, उसमें पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं मेरा। तो आपने हैमर को उठाया, हैमर पहुंचा रिक्वायर्ड हाइट तक, फिर इसको फ्रीली फॉल करा दिया आपने, फ्रीली फॉल कराया, आके इम्पैक्ट दिया इसने पाइल को, पाइल इंसर्ट हो जाती है लेट अस सपोज एस यूनिट से। दोबारा से आपने हैमर को उठाया, रिक्वायर्ड हाइट पे लेके गया, वापस छोड़ा, वापस इसके ऊपर जो लोडिंग लगी वो इम्पैक्ट लोडिंग है, फिर से ये पेनिट्रेट कर जाएगा, S2 निकल के आ जाएगी। सो दिस टाइप ऑफ लोडिंग इज नोन एज इम्पैक्ट लोडिंग। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो टाइम गैप है लोडिंग के बीच में वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। यही टाइम गैप मैं अगर छोटा कर दूं, यही इम्पैक्ट लोडिंग के अंदर टाइम गैप में छोटा कर दूं, कहने का मतलब है अभी जो हैमर की बात निकले तो हैमर की जो हाइट ऑफ फॉल होती है कितनी होती है इसके अंदर, इन केस ऑफ इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला, जो हैमर की हाइट ऑफ फॉल होती है वो कितनी लेके चलते हैं स्टैंडर्ड, कितनी हाइट से उठाया जाता है हैमर को और छोड़ा जाता है। हम हैमर को कितनी हाइट से उठाते हैं और छोड़ते हैं, 0.75 मीटर, चलो 75 सेंटीमीटर। यही वैल्यू अगर मैं ले लूं, लेट सपोज 7.5 mm, सब कुछ सेम रखा, 7.5 mm से उठाया और उसको ड्रॉप करा दिया, अब जो रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग है वो क्या हो गई, अब जो रेट ऑफ एप्लीकेशन एंड लोडिंग है वो क्या हो गई, वो कम हो गई। तो जो गैप है वो छोटा हो गया है, द गैप इज स्मॉल, दिस टाइप ऑफ लोड इज नोन एज शॉक लोड। इसी इंपैक्ट लोड को मैं क्या बोलने लग जाऊंगा, अब शॉक लोड बोलने लग जाऊंगा, सो दैट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज शॉक लोड। और शॉक लोड को आप विजुअलाइज भी कर सकते हो कि भैया नाम रखा हुआ है शॉक लोड है, शॉक लगता है क्या होता है फिर, सो इम्पैक्ट लोडिंग में टाइम गैप क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा है। सो विल से इन दिस टाइप ऑफ लोडिंग, in this type of loading, the time gap, the time gap of loading is more, the time gap of loading is more, of loading is more, and relative velocity is present, and relative velocity is present between loading, present between the loading and load and loading member, present between the load and loading member, present between the load and loading member. So it is the type of loading, the time gap of the loading is more,
और आपको क्या मिल जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी लोड और लोडिंग मेंबर के बीच में। अच्छा, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है, ये हम पाइल में कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, हाउ डज बीइंग इंट्रोड्यूस, इसको भी इंट्रोड्यूस करा रखा है क्योंकि मेंशन करा दिया मैंने, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आता है वहां पे ई। तो इस रिलेटिव वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम किसे यूज करते हैं वहां पे, वी टेक द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। दिस टाइप ऑफ लोड इज नोन एज इम्पैक्ट लोड। यही टाइम गैप क्या कर दो, छोटा कर दो, इम्पैक्ट लोड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शॉक लोड के अंदर। सो दिस इज टर्म्ड एज शॉक लोडिंग। So what is being termed as shock load? So we'll say it is the type of load. So the type of load. It is the type of load for which the rate of application of for which the rate of application of load। अब ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, टाइम गैप इज मोर। जरा बताना रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड क्या है, रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड क्या है, इज मोर। लेस मत कर देना, ये दोनों बातों में रेट की बात कर रहा हूँ, टाइम गैप की बात नहीं कर रहा हूँ। सो रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड इज वेरी हाई and time gap is less, so this is termed as shock load। इसको हम शॉक लोड बोल देते हैं। तो ये हमारा किस बिहाफ पे आया क्लासिफिकेशन, ये हमारा क्लासिफिकेशन इस बिहाफ पे आया है कि भैया लोड एप्लीकेशन टाइम क्या है, व्हाट इज लोड एप्लीकेशन टाइम। नोटेड, डन। सो दिस इज अवर शॉक लोड। तो लोड एप्लीकेशन टाइम हो गया, वेरिएशन में टाइम आ गया, डायमेंशन का भी बता दिया, एक्सटेंट ऑफ लोडिंग का भी बता दिया। शॉक लोड में रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड हाई, क्यों सर, शॉक लोड में रेट क्योंकि टाइम पीरियड कम है तो रेट ज्यादा है। अगर टाइम पीरियड कम है लोड के एप्लीकेशन के बीच में तो रेट ज्यादा हो गई। भैया यहाँ पे लोड लग रहा है 2-2 मिनट के अंदर, यहाँ लग रहा है भैया 20 मिनट के अंदर, तो इसकी लोड ऑफ एप्लीकेशन हाई है, इसकी लोड ऑफ एप्लीकेशन की रेट कम है, पर टाइम गैप ज्यादा है। दोनों इनवर्स चीजें हैं, एक ही चीज है अलग अलग बात है। फ्रीक्वेंसी और टाइम में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो एक जगह मैंने फ्रीक्वेंसी की बात करी, दूसरी जगह टाइम की बात करी। सो दिस वेरिएशन इज आल्सो डन। चलो, तो जितने पॉसिबल वेरिएशन हो सकते थे वो सारे देख लिए लोड के। सो फर्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज लोड। लोड क्या होता है, लोड की क्लासिफिकेशन कैसी है। सो एन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन वी हैव डिस्कस्ड, साथ में एग्जांपल भी दे दिए उनके, एग्जांपल्स आर आल्सो गिवन टू यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारे पास स्ट्रेस एंड स्ट्रेन।
तो अगला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है स्ट्रेस स्ट्रेन. नाउ व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज स्ट्रेस? जब आपने किसी भी बॉडी के ऊपर या मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया, सो व्हेनेवर द बॉडी इज बीइंग सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग, ध्यान रखना जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो एक्सटर्नल लोडिंग के अगेंस्ट ही कर रहे हैं. सो व्हेनेवर द बॉडी इज बीइंग सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग, इट विल अंडरगो डिफॉर्मेशन. क्योंकि हम बात ही किसकी कर रहे हैं, डिफॉर्मेबल बॉडीज की बात कर रहे हैं. ये रिजिड बॉडी हो जाती है, ये कंसेप्ट ही एलिमिनेट हो जाता, तो कोई स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं होता वहां पे क्योंकि रिजिड बॉडी है. तो जब हमने हमारी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल लोड लगाया, लोड कैसा हो सकता है, अभी कम से कम 10 तरह के लोड बता दिए पीछे, कोई सा भी लोड लगाओ, तो अवर बॉडी विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड, इट विल अंडरगो डिफॉर्मेशन. अगर आपने बॉडी की डिफॉर्मेशन को रिस्ट्रेन कर रखा है, यानी आप डिफॉर्मेशन नहीं होने दे रहे बॉडी के अंदर, अगर आप डिफॉर्मेशन नहीं होने दे रहे बॉडी के अंदर, तो आपके एक्सटर्नल लोडिंग के अगेंस्ट बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप हुई उसे स्ट्रेस बोलते हैं. दैट इज बीइंग टेक्निकली टर्म्ड एज स्ट्रेस. पर यही अगर आपने डिफॉर्मेशन होने दी, रिस्ट्रेन नहीं कर रखा, रिस्ट्रेन नहीं कर रखा, इस बात को समझने के लिए एग्जांपल, लेट अस सपोज दिस इज अवर ब्लॉक. एक ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने लोड लगाया, जैसा मर्जी लोड लगाओ आप, यू आर अप्लाइंग दी लोड ओवर दिस. ये फ्रिक्शनलेस है क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा. आपने ब्लॉक रखा सरफेस के ऊपर, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, उसके ऊपर लोड लगाया, कितना स्ट्रेस डेवलप होगा इसके अंदर? जीरो. अब एक्सटर्नल लोडिंग है, बॉडी डिफॉर्मेबल है, तभी भी कोई इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपने डिफॉर्मेशन को क्या नहीं कर रखा है, यहाँ पे रिस्ट्रेन नहीं करा रखा, आपने डिफॉर्मेशन होने से बचा नहीं रखा है इसे. अगर आपने इसको डिफॉर्मेशन होने से बचा रखा है, उस सिचुएशन के अंदर इस बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी. जैसे एग्जांपल, सेम बॉडी, सेम सरफेस, सेम लोड, मैंने आगे दीवार लगा दी. अब जैसे ही मैंने आगे दीवार लगा दी, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस बॉडी की डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहा हूं. इस सिचुएशन में हमारे बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप हुई, किसके अगेंस्ट? एक्सटर्नल लोड के अगेंस्ट, उसको हम स्ट्रेस बोल देंगे. तो कोई सा भी सेक्शन कंसीडर कर लो, लेट अस सपोज दिस सेक्शन. इस सेक्शन पे एक्सटर्नल लोड के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस डेवलप हुई है, दैट विल बी टर्म्ड एज स्ट्रेस. तो पहली चीज, बॉडी मेरी डिफॉर्मेबल होनी चाहिए. दूसरी चीज, आप उसके ऊपर एक्सटर्नल लोड अप्लाई करो. तीसरी चीज, आप इस डिफॉर्मेशन को क्या करो, रेजिस्ट भी करो. अगर आपने डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं कराया, भले ही डिफॉर्मेबल बॉडी है, भले ही एक्सटर्नल लोड लगा, बॉडी के अंदर क्या डेवलप नहीं होगा, बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी, स्ट्रेस विल नॉट बी डेवलप्ड. तो कहने का मतलब है, स्ट्रेस हमारी क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है. ध्यान रखना इस चीज का, थोड़ी दी इंटरनल रेजिस्टेंस. ये किसके अगेंस्ट डेवलप हुई थी? ये डेवलप हुई थी हमारे एक्सटर्नल लोडिंग के अगेंस्ट. इसका मतलब ये स्ट्रेस किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया? इसका मतलब ये स्ट्रेस किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया? लोडिंग के ऊपर डिपेंडेंट हो गया. इट डिपेंड्स अपॉन द लोड. दूसरा, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया. ये कौन सा एरिया ले रहे हो? अभी तो मैंने आपको नॉर्मल एरिया लेके दिखा दिया. तो कहने का मतलब है, आप एरिया भी तो चेंज कर सकते हो. लो, बदल दो एरिया, लो, स्ट्रेस की वैल्यू बदल जाएगी. लोड वही, बॉडी वही, एरिया बदला, स्ट्रेस चेंज हो जाएगा. इसका मतलब जो हमारा स्ट्रेस है वो डिपेंडेंट होता है एक्सटर्नल लोड के ऊपर और जो एरिया आप कंसीडर कर रहे हो, द एरिया विच यू आर कंसीडरिंग. सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है कि आप लोड बढ़ाते जाओगे, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी स्ट्रेस क्या करता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो बॉडी में डेवलप हुई प्रायर टू इट्स फेलियर, उसको मैं क्या बोल दूंगा? मैक्सिमम स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर जो डेवलप हुई प्रायर टू इट्स फेलियर, उसको मैं इसकी स्ट्रेंथ बोल दूंगा. दैट विल बी टर्म्ड एज स्ट्रेंथ. क्लियर है चीज? चलो ठीक है. जितने भी यहाँ पे अलग अलग एरियाज हैं, जैसे दो तो मैंने बना के दिखा दी है बॉडी के अंदर, इनफाइनाइट एरियाज होंगे. जितने भी यहाँ पे अलग अलग एरियाज हैं, इनमें से किसी भी एरिया के ऊपर अगर स्ट्रेस की वैल्यू स्ट्रेंथ के बराबर आ जाती है, मैं क्या मान लूंगा, बॉडी क्या हो गई है. एक्चुअल में थोड़ा सा ज्यादा होगी तभी फेल होगी, पर क्रिटिकल कंडीशन में बराबर लेके चलते हैं. तो इतने इनफाइनाइट एरियाज हैं, उसमें से किसी भी एरिया के ऊपर अगर स्ट्रेस की वैल्यू स्ट्रेंथ के बराबर हो गई, बॉडी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी. तो बॉडी विल फेल. यहां से क्या समझ में आया? यहां से ये समझ में आया कि स्ट्रेंथ आपके लोड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है या एरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. स्ट्रेंथ मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है.
तो स्ट्रेंथ भी स्ट्रेस ही है। कौन सा स्ट्रेस है? मैक्सिमम स्ट्रेस है, जिसपे हमारा मटेरियल फेल हो जाता है। पर वो बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो आपके लोड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पर स्ट्रेस लोड और एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये स्ट्रेस डेवलप क्यों हुआ? ये स्ट्रेस डेवलप क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी में क्या नहीं आने दिया आपने? स्ट्रेन नहीं आने दी। क्योंकि बॉडी में आपने क्या कर रखा है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रखा है अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। इसका मतलब ये स्ट्रेस किसकी वजह से डेवलप होती है? स्ट्रेन की वजह से डेवलप होती है। इट इज बीइंग डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन। तो एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि भैया स्ट्रेस स्ट्रेन की वजह से होती है, स्ट्रेन स्ट्रेस की वजह से होता है? तो क्योंकि आपने बॉडी में स्ट्रेन को रजिस्ट करा रखा है, इसलिए बॉडी में क्या डेवलप हो गई? स्ट्रेस डेवलप हो गई। बात स्टार्ट यहीं से करी थी, हटा दो ये वॉल, कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा इसके अंदर। नो स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड। तो ये हमारी बेसिक बात है रिगार्डिंग दी स्ट्रेस। अब ये भी खूब तरह के होते हैं हमारे स्ट्रेस। दीज आर आल्सो ऑफ सेवरल टाइप्स। वो करते हैं एक एक करके, पर अभी के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रेस की। कलर चेंज हो गया, कलर को सेम करो। क्या है भैया स्ट्रेस? सो वील से द इंटरनल रेजिस्टेंस the internal resistance offered by the material or the body. So internal resistance offered by the material or the body at a particular section against what? Against deformation. ये रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट आई है? डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट आई है। So internal resistance offered by the body or material at a particular section against deformation. और डिफॉर्मेशन किसकी वजह से है? Caused by external load. Caused by the external load is termed as stress. इसको हम स्ट्रेस बोल देते हैं। सो इज टर्म्ड एज स्ट्रेस। पहले तो डिफाइन कर दिया भाई। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये हमेशा कब डेवलप होगी? सो इट इज ऑलवेज डेवलप्ड, when body is restricted, against deformation. If the body is not restricted, stress will not be developed. If the body is restricted against deformation. Next of the point of reference, so we can say hence स्ट्रेन इज दी। अब स्ट्रेन को बताया नहीं अभी मैंने, क्या है स्ट्रेन? स्ट्रेन का मतलब डिफॉर्मेशन बोल सकते हो भैया। हेंस स्ट्रेन इज दी, ब्रैकेट में अभी तो ये डाल देता हूं, डिफॉर्मेशन। हेंस स्ट्रेन इज दी कॉज ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आता है, क्योंकि इसी डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन को रोकने के लिए स्ट्रेस डेवलप होती है। फिर हमने बात करी स्ट्रेंथ की। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, which a body can resist, the maximum value of stress which a body can resist without failure, is termed as what? Without failure is termed as strength. So the maximum value of the stress which a body can resist without failure will be technically termed as strength. तो यहाँ पे हमने बीच में स्ट्रेंथ भी डाल दी। दूसरा, ये स्ट्रेंथ क्या है हमारी? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है।
So we'll say the strength is the inherent property of the material. Inherent property of the material. ये inherent property होती है और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, and does not depends on its geometry. Does not depends upon its geometry. Geometry का मतलब size और area and load which is applied over it. So load being applied on it. तो ना तो ये लोड के ऊपर डिपेंडेंट होती है ना उसकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट होती है, पर जो स्ट्रेस है वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है. So we can say, but stress is not the inherent property. But stress is not the inherent property. Inherent property of the material. Not the inherent property of the material. और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? So and it does depend on. And it does depend on geometry and a load being applied on it. Load being applied on it. Load being applied on it. तो ये तो बेसिक जानकारी थी हमारे स्ट्रेस के बारे में. This is basic information about the stress. अच्छा, एक और बात भी एनालाइज करनी है. स्ट्रेस कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? Stress is which type of quantity? It is scalar or vector? ना ये स्केलर है ना ये वेक्टर है, ये टेंसर क्वांटिटी है. तो स्ट्रेस ना स्केलर है ना वेक्टर है, ये टेंसर है. टेंसर भी कौन सा है? टेंसर भी है 2 डिग्री का. तो इट्स द टेंसर ऑफ 2 डिग्री. क्लियर है? अब टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो ना स्केलर हो ना वेक्टर हो. अभी इसको करेंगे आगे तो आएगा डिटेल में खूब, बट अभी स्ट्रेस की बात चल रही थी तो इसलिए ये पे मेंशन कर दिया. सो स्ट्रेस हो गया, ठीक है. अच्छा, 2 डिग्री का टेंसर है, क्या मतलब है इस बात का? अच्छा, डिग्री भी बोल सकते हो, रैंक भी बोल सकते हो. यू में से डिग्री ऑल्सो, यू में से रैंक ऑल्सो. तो कई बार रैंक बोल देते हैं, कई बार डिग्री बोल देते हैं. So what is the meaning of 2 degree tensor or tensor of rank 2? रैंक बोल दो, डिग्री बोल दो, ऑर्डर बोल दो, इसका मतलब एक ही चीज है. वो क्वांटिटी जिसका एक मैग्नीट्यूड हो, जिसका एक मैग्नीट्यूड हो और 2 डायरेक्शन हो. जिसका एक मैग्नीट्यूड हो और 2 डायरेक्शन हो, उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे टेंसर ऑफ 2 डिग्री. मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लेन. तो प्लेन बोल दिया, इसका मतलब 2 डायरेक्शन आ गई. तो डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड एरिया रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट एनालिसिस. तो आप इसको मैग्नीट्यूड भी बताओगे, डायरेक्शन भी बताओगे, एरिया भी बताओगे. डायरेक्शन और एरिया बताने का सेंस ये है कि भैया यहाँ पे दोनों डायरेक्शन बतानी पड़ेंगी आपको. यू हैव टू इंडिकेट बोथ द डायरेक्शंस. तो कहने का मतलब है स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी होती है. ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, टेंसर क्वांटिटी है. और वो भी 2 डिग्री बोल सकते हो, 2 ऑर्डर बोल सकते हो, 2 रैंक बोल सकते हो. तो ये हमारी बेसिक कहानी है स्ट्रेस की. तो मेंशन कर दो स्ट्रेस के बारे में भी ये चीज. सो विल से
stresses tensor quantity. So stress is tensor quantity of second degree, or you can say order, or you can say rank. ब्रैकेट में लिख सकते हैं. So we'll say it needs what? It needs magnitude. So it needs magnitude, direction, and area for its complete description. And area for its complete description. So it needs magnitude, direction, and area for its complete description. तो इसको हम टेंशन बोल देते हैं. अब जाके बेसिक एनालिसिस खत्म हुई है स्ट्रेस की. नोट कर लो ये सारी चीजें भी. स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेंथ आ गया, टेंसर आ गई. ठीक है. Done. Done. So now we'll be talking about what? Now we'll be talking about types of stress. Next of the point of reference. Next one says stress is further classified into following. Classification भी हो जाएगी आज. चलो बढ़िया. So we'll say stress is further classified into following. ये तो सबको ही पता होगा. So stress is further classified into following. Classification of stress. First classification. पहली classification है normal stress. The first of the classification is termed as what? Normal stress. क्या है भाई normal stress? What is being termed as normal stress? क्या होता है ये? नाम में लिखा हुआ है. Can be referred from the name only. ये वो स्ट्रेस है जो कहाँ लगेगा? नॉर्मल टू दी एरिया. इसको मैं टेक्निकली क्या बोल दूंगा? This is the type of stress which acts normal to the given area. तो इसको हम बोल देंगे नॉर्मल स्ट्रेस. So we'll say it is a type of stress. It is a type of stress which acts normal to the given area. So the name comes what? Normal stress. तो 95% चीजें आपको नाम से मिल जाएंगी. अब इसको आगे और क्लासिफाई कर रखा है हमने. We can say it can be further classified. It can be further classified. इसको आगे और क्लासिफाई किया हुआ है हमने. So it can be further classified as. अब ये क्लासिफिकेशन डायरेक्टली डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं. So it can be further classified as. अब कैसे क्लासिफाइड है? तीनों डायग्राम बना दें यहाँ पे. चलो कोशिश करते हैं. 3D के अंदर बनेगा. ये अंदर की तरफ चला जाता है यार. ओके, इफ आई डू लाइक दिस तो बाहर की तरफ भी आ जाता है. ठीक है. मतलब डायरेक्शन उल्टा रखना पड़ेगा मुझे.
चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है उससे। So first type of stress is termed as, first type of normal stress is termed as what? पहले तरह का नॉर्मल स्ट्रेस है हमारे पास एक्सियल स्ट्रेस, तो वो डायग्राम के फॉर्म में दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो ये हमारी एक्सियल स्ट्रेस है, दिस इज अवर एक्सियल स्ट्रेस। तो अगर आपका लोड कैसे लगे, एक्सियल डायरेक्शन में लगे, इफ द लोड इज बीइंग अप्लाइड इन द एक्सियल डायरेक्शन, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे हम क्या बोल देंगे, एक्सियल स्ट्रेस। पर ये स्ट्रेस है कैसी, ये जो स्ट्रेस है ये है कैसी, नॉर्मल टू दी सरफेस लग रही है, तो उसको मैं नॉर्मल स्ट्रेस ही बोल दूंगा, विल बी टर्म्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस ओनली। सरफेस के ऊपर विजुअलाइजेशन आएगी नहीं यहाँ से, मेरे को ही बनाना पड़ेगा 3D के अंदर, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कोशिश कर रहा था कि डायरेक्टली टूल की मदद से बना ले, बट उसमें जो एरिया था वो अंदर की तरफ दब रहा था, वो अंदर की तरफ दब रहा था, तो वो विजुअलाइजेशन क्लियरली नहीं आती। ये लो, अब एरिया बाहर की तरफ आ गया। नाउ द एरिया इज ऑन द आउटर साइड, सो इट कैन बी विजुअलाइज्ड क्लियरली। तो अगर आपने जो लोड लगाया वो कैसा है, एक्सियल लोड है, the load which is being applied by us is axial load, so the load which is being applied is axial load, it will lead to the development of the normal stress in axial direction, so will be termed as what, axial stress। इसको मैं क्या बोल दूंगा, एक्सियल स्ट्रेस बोल दूंगा। तो ऊपर डायग्राम में दिख रहा है हमें ये पहली क्लासिफिकेशन है एक्सियल स्ट्रेस की। ये हमारा एक्सियल स्ट्रेस है, तो ये पहली कैटेगरी आ गई इसकी, द फर्स्ट ऑफ द कैटेगरी। सो वी कैन से इफ द लोड is directed along what, along the axis, so the load is directed along the axis of the member, along the axis of the member, it would lead to, it would lead to the development of axial stress, it will lead to the development of axial stress, it will lead to the development of axial stress। तो है नॉर्मल टू दी सरफेस, तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, लोडिंग लगी एक्सियल डायरेक्शन में, नाम क्या रख दिया, एक्सियल स्ट्रेस। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस, तो पहली क्लासिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन, टेक दिस क्लासिफिकेशन। नहीं होगा सुपर इम्पोज, खुद बना लेंगे हम। So next type of normal stress is termed as bearing stress। ये bearing stress खूब सुनोगे आप अपने आरसीसी के अंदर और स्टील के अंदर। So next of the stress is termed as bearing stress। जैसे एग्जांपल, पेडेस्टल के ऊपर आपने प्लेट लगाई, प्लेट के ऊपर कॉलम है, फुटिंग है, वहां पर आपको मिलेगी बेयरिंग स्ट्रेस। तो सेम वैसे ही एनालिसिस यहाँ पे भी करके दी है। तो अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को सपोर्ट कर रही है, if the one body is supporting the other body, इनके बीच में क्या डेवलप हो जाएगी, इनके बीच में डेवलप हो जाएगी हमारी बेयरिंग स्ट्रेस। अच्छा, जो एक्सियल स्ट्रेस है ये कैसा हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा हमारे लोडिंग के ऊपर। मैंने जो भी लोड लगाया वो कैसा है,
मैंने जो भी आपको लोड लगा के दिया वो कैसा है, वो टेंसाइल है, बट इट में बी टेंसाइल ऑल्सो, इट में बी कंप्रेसिव ऑल्सो। पर अगर बेरिंग स्ट्रेस की बात करें, ये हमेशा कैसे होगा, इट विल ऑलवेज बी कंप्रेसिव इन नेचर, तो ये हमेशा कंप्रेसिव आएगी। तो है नॉर्मल स्ट्रेस ही, क्योंकि स्ट्रेस कैसे लगी है, नॉर्मल टू दी सरफेस। तो दूसरा आ गया हमारा बेरिंग स्ट्रेस। द सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज बेरिंग स्ट्रेस। थोड़ा साइड में कर लो। सो विल से it is the stress which is developed which develops it is the stress which develops when body is supported the body is supported by another body. So the body is supported by another body. अब एक बॉडी सपोर्ट कर रही है दूसरी बॉडी को, ब्रैकेट में डाल सकते हैं, इट इज ऑलवेज व्हाट, कंप्रेसिव। सपोर्ट कर रही मींस एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रखी हुई है ना आपने, तो डायग्राम में बना के तो दिखा है, एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा बना के दिखा है, एग्जाम्पल भी दिया, नीचे फुटिंग है उसके ऊपर आपने प्लेट रखी, फिर कॉलम रखा उसके ऊपर, तो नीचे ऑरेंज कलर की बॉडी बनाई, ऊपर फिर रेड कलर की बॉडी बनाई, ऑरेंज वाली बॉडी रेड वाली बॉडी को सपोर्ट कर रही है, बीच में येलो कलर से स्ट्रेस बना के दिखाए हैं। दी थर्ड ऑफ दी नॉर्मल स्ट्रेस, तीसरा नॉर्मल स्ट्रेस है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। पूरा चैप्टर है इसके ऊपर हमारा, विल फाइंड वन कंप्लीट चैप्टर ऑन दिस। नॉर्मल स्ट्रेस, तो बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस में भी कंप्रेसिव टेंसाइल दोनों, तो ये तीनों स्ट्रेस आएंगे अभी आगे डिटेल में, पूरे पूरे चैप्टर है इनके ऊपर, और अभी क्योंकि क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं तो मेंशन करा दिया यहीं पे ही। अब मुझे वापस दिखाना है ये, अगेन आई हैव टू शो दिस, शो दिस, साइज बड़ी कर दें इसकी, इंक्रीज द साइज, सो इंक्रीज द साइज बिकॉज आई हैव टू शो द बेंडिंग स्ट्रेस, और बेंडिंग स्ट्रेस में दोनों चीजें आएंगी। ठीक है, नॉट कंसर्न विद द लेंथ ऑफ द बॉडी, तो उसको कंस्ट्रेन कर दिया जगह के हिसाब से। एडिशनल लेंथ को हटाया, stresses, normal stress, so normal stress, so this is our bending stress, ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस है। अभी तक जो दोनों स्ट्रेस थे उसकी नेचर देखो कैसी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस, ये भी यूनिफॉर्म स्ट्रेस, पर ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी वेरिएशन है। सो स्ट्रेस इज वेरिंग अलोंग द लेंथ, और वेरिएशन कैसी है, यूनिफॉर्म वेरिएशन है, पहली चीज तो ये वेरी कर रहा है। सेकंड, अच्छा इसको अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेस है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेस है, और ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेस है। ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है दोनों, वो एक अलग बात है, पर ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, पर है तो अभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड, किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा दूसरा, अगर नेचर की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द नेचर, हमने बोला ये हमेशा क्या होगी, कंप्रेसिव, ये कंप्रेसिव टेंसाइल दोनों हो सकती है। वैसे ही जो हमारी बेंडिंग स्ट्रेस है, इट में ऑल्सो भी कंप्रेसिव, इट में ऑल्सो भी टेंसाइल, तो ये भी कंप्रेसिव टेंसाइल दोनों हो सकती है। सो इट में ऑल्सो भी कंप्रेसिव टेंसाइल इन नेचर।
तो वो भी सेपरेटली बना के दिखा दिया है, दैट इज ऑल्सो बीइंग शोन सेपरेटली। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी कंप्रेशन हो सकता है, नीचे भी कंप्रेशन हो सकता है। अब किस सिचुएशन में कहां पर कंप्रेशन होगा, कहां पर टेंशन होगा, उसके अंदर मैं जा ही नहीं रहा अभी, वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। पॉइंट ऑफ डिस्कशन बस ये है कि जो हमारी बेंडिंग स्ट्रेस है एक नॉर्मल स्ट्रेस है। क्यों बोला इसको नॉर्मल स्ट्रेस? भैया नॉर्मल डायरेक्शन में लग रही है एरिया के, चलो ठीक है नॉर्मल डायरेक्शन में लग रही है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि भैया डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेस है, चलो डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेस है, ये बात भी दिख गई। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? यूनिफॉर्म नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल है। ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल है, कैसे वेरी कर रही है? लीनियरली वेरी कर रही है, लीनियरली वेरी कर रही है। सेकंड नेचर क्या है? वह कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है। So it may be compressive also, it may be tensile also, तो वो भी मैं ब्रैकेट में तो डाल ही देता हूँ यहाँ पे। ये टेंसाइल है, यहाँ पर कंप्रेसिव है, ये कंप्रेसिव है, ये टेंसाइल है। तो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, तो तीनों एक साथ ही दिख जाएंगे आपको यहाँ पे। तो थर्ड टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इज बेंडिंग स्ट्रेस। तो अगर हमारी स्ट्रेस नॉर्मल डायरेक्शन में लगे इसे नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। इसमें भी तीन तरह के हैं हमारे पास स्ट्रेस, एक्सियल है, बेयरिंग है और बेंडिंग है। बेंडिंग के बाद बेचारे के पास जगह नहीं बची लास्ट में, सो बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस डेवलप होता है किसकी वजह से? बेंडिंग की वजह से। सो विल से इट इज द स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ द मेंबर। द स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ द मेंबर, डेवलप्ड ड्यू टू द बेंडिंग। बेंडिंग ऑफ द मेंबर, सो डेवलप ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ द मेंबर। तो तीन तरह के नॉर्मल स्ट्रेस है हमारे, थ्री टाइप्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस मिल गया। नॉर्मल शेयर में तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इससे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड की, यहां पर हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। एक्सियल में ऑल्सो भी दोनों, कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है। नोटेड। 10 20 का 10 20 डन। चलो दूसरा स्ट्रेस तो लंबा है, शेयर स्ट्रेस। इसी एक्सियल स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे कंक्लूजन निकाल लेते हैं जो हमें आगे चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? चेक करो। फर्स्ट एक्सियल स्ट्रेस बता दिए पीछे, ठीक है। सो नोड कैन बी स्टेटेड एज, नोड को मैं ऐसे बोल सकता हूं, जो लाइन ऑफ एक्शन है, सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एक्सियल फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एक्सियल फोर्स फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रेस passes through the CG
ऑफ द सेक्शन। अब ये चीज आपको पीछे एग्जांपल में दिख भी जाएगी। सेक्शन दिखा रखा है आपको, सेक्शन पे मैंने स्ट्रेस की डेवलपमेंट दिखाई है क्योंकि टॉपिक मेरा स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस आया किसकी वजह से? क्योंकि आपने लोड लगाया, लोड की वजह से डिफॉर्मेशन, उसको रेजिस्ट करने के लिए स्ट्रेस डेवलप हुई है बॉडी के अंदर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अभी स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि अगर आपको यूनिफॉर्म स्ट्रेस चाहिए, ये रहा यूनिफॉर्म स्ट्रेस ही है, इसका मतलब है जो लाइन ऑफ एक्शन है एक्सियल फोर्स की, वो कहाँ से पास हो रही है? वो सेक्शन के सीजी से पास हो रही है। सेक्शन बना रखा है आपने, अगर सेक्शन का सीजी मार्क करूं, इफ आई मार्क द सीजी ऑफ द सेक्शन, दिस इज द सीजी ऑफ द सेक्शन, ये हमारा सीजी है सेक्शन का। अब क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सीजी बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं लोडिंग की बात करूं, लोड ये है हमारा। इफ आई टॉक अबाउट द लोडिंग, लोडिंग कहां से पास हो रही है? लोडिंग हमारे सीजी से पास हो रही है। दिस इज द लोड विच इज बीइंग अप्लाइड। तो लोड हमारा पी ही है। नेचर क्या था इसका? टेंसाइल। स्ट्रेस का नेचर मैंने टेंसाइल लिखा हुआ था, ठीक है। तो अगर आपको यूनिफॉर्म स्ट्रेस चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सियल स्ट्रेस चाहिए, इसका मतलब जो लोड है वो कहां से पास कर रहा है? उसके सीजी से पास कर रहा है। अब ये सिंपल सा केस है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, पर बात वैलिड है किसके लिए? बात वैलिड है हर एक सेक्शन के लिए। स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर एवरी सेक्शन। और इस कंसेप्ट को यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूँ? मैं सीजी निकाल सकता हूँ। यूजिंग दिस कंसेप्ट आई कैन फाइंड दी सीजी। तो लेट सपोज ये हमारी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारा सेक्शन है। आर्बिट्री, रेक्टेंगुलर नहीं है, आर्बिट्री है। जो रेगुलर सेक्शन है उनकी सीजी तो आपको पता ही होती है। ये रेगुलर सेक्शन सीजी इज नोन टू यू, पर वो सीजी कैसे निकालते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो लेट सपोज ये हमारा लोड लग रहा है यहाँ पे, दिस इज द लोड। तो अगर आपको यूनिफॉर्म स्ट्रेस चाहिए, लोड कहां से पास होना चाहिए? लोड पास होना चाहिए सीजी से। तो ये इसकी सीजी है। तो हमारा एम इज टू कैलकुलेट दिस सीजी। तो मुझे इसके सीजी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये एक्स बार वाई बार। कैसे निकाले? हाउ टू कैलकुलेट? मैंने एक एलिमेंटल एरिया कंसिडर किया। आई हैव कंसिडर्ड एन एलिमेंटल एरिया। ये इसका टोटल एरिया है ए। टोटल एरिया इज ए। कितनी दूरी पे ये एलिमेंटल एरिया? लेट अस सपोज इसके जो ऑर्डिनेट है वो y है, इसका जो ऑर्डिनेट है वो x है। व्हाट कैन बी डन? मोमेंट ऑफ एरिया ले सकते हैं। सो वी कैन टेक मोमेंट ऑफ एरिया। सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल एरिया अबाउट x एक्सिस? दैट कैन बी कंप्यूटेड। सो मोमेंट ऑफ एरिया निकाल सकते हो आप। सो मोमेंट ऑफ एरिया एलिमेंटल एरिया के भी निकाल सकते हो, पूरे एरिया के भी निकाल सकते हो। ठीक है। सो बोथ कैन बी कंप्यूटेड। चलो तो निकालते हैं मोमेंट। सो वील से व्हाट इज मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। अगर मैं कैलकुलेट करूं मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस विल बी हाउ मच? लोड इनटू सीजी। सो लोड इनटू सीजी की दूरी, सो लोड इनटू सीजी की दूरी पी इनटू वाई बार। उसी तरीके से व्हाट इज मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस? मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू लोड इनटू सीजी की दूरी। ये हमारे बेसिक मोमेंट निकल के आ गए। अब आपको यूनिफॉर्म स्ट्रेस चाहिए। इफ यू वांट यूनिफॉर्म स्ट्रेस, तब इसी मोमेंट को और कैसे लिख सकता हूं मैं? सो आई कैन से मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस ड्यू टू यूनिफॉर्म स्ट्रेस। अगर मेरा स्ट्रेस यूनिफॉर्म है, सो ड्यू टू यूनिफॉर्म स्ट्रेस, यानी इस एरिया के ऊपर भी स्ट्रेस कितनी लग रही होगी? जो पूरे एरिया के ऊपर लग रही है, क्योंकि स्ट्रेस क्या यूनिफॉर्म है। अगर मुझे इस एलिमेंटल एरिया के ऊपर स्ट्रेस पता है तो फोर्स कितना होगा? सिग्मा इंटू डी है। दिस इज द फोर्स ऑन दिस एलिमेंट। अच्छा भाई, दिस इज द फोर्स ऑन दिस एलिमेंट। तो इसका मोमेंट कितना हुआ? मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस आया बाय, इस एलिमेंटल एरिया का मैंने मोमेंट निकाला। मेरे को टोटल मोमेंट चाहिए। कैसे करूं? इन सारे एरियाज के मोमेंट को जोड़ दूं। सारे एरियाज के मोमेंट को जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन कर लिया। तो ये भी हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। सो फ्रॉम 1 and 3 व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ? ये पे लिख सकते हैं अभी। सो फ्रॉम 1 and 3 व्हाट कंक्लूजन वी ड्रॉ? 1 and 3 the conclusion drawn is p into y bar is equal to into integral sigma dA into y. तो आ गई y bar निकल के। From here we can calculate the value of y bar. y bar की वैल्यू कैसे निकालूं भैया? y bar की वैल्यू, so y bar is equal to what?
पी को मैं और कैसे लिख सकता हूँ? पी कैन बी रिटन एज व्हाट? पी को मैं और कैसे लिख सकता हूँ? यूनिफॉर्म स्ट्रेस है ना, सिग्मा बाय टोटल एरिया, तो उसको आप सिग्मा बाय टोटल एरिया लिख सकते हो। और स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो? स्ट्रेस को लिख सकते हो लोड डिवाइड बाय एरिया। लोड हमारा कितना है? पी, पूरे एरिया को ले लो ए, इसको सिग्मा इनटू एरिया लिख दो, एक ही बात है। तो यू कैन ऑल्सो से, क्योंकि स्ट्रेस यूनिफॉर्म है, इट इज इक्वल टू पी बाय ए। तो लोड बाय एरिया है हमारा। अब जो मर्जी रिप्लेसमेंट करनी है कर दो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे कर दो चाहे राइट हैंड साइड पे कर दो, रिजल्ट सेम आएगा। तो अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं, सो आई कैन से P इंटू वाई बार इज इक्वल टू P बाय ए डी ए वाई। मैंने स्ट्रेस को P बाय ए लिख दिया, आप लोड को सिग्मा इंटू ए लिख सकते हो। तो P विल गेट कैंसल्ड आउट, वाई बार की वैल्यू कितनी आ गई? वाई बार इज इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रल वाई डी ए अपॉन ए। सो इंटीग्रल वाई डी ए अपॉन ए, ये हमारा क्या निकल के आ गया? सी जी की लोकेशन आ गई। उसी तरीके से ये तो मोमेंट था अबाउट एक्स एक्सिस ड्यू टू यूनिफॉर्म स्ट्रेस, क्या निकाल सकते हैं मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस ऑल्सो। सो वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस। अब उसके लिए जगह चाहिए होगी, जगह बनाते हैं। जगह बनाने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया। एक्स एक्सिस की जगह बस क्या चाहिए मुझे? वाई एक्सिस चाहिए। सो नाउ मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है। So moment about y-axis due to uniform stress will be equal to how much? यूनिफॉर्म स्ट्रेस है तो इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स कितना है? सिग्मा डी ए। इस एलिमेंट का मोमेंट कितना है? सिग्मा डी ए इंटू एक्स। सो सिग्मा डी ए इंटू एक्स। ऐसे सारे एलिमेंट का मोमेंट मैंने जोड़ दिया तो समेशन कर दिया। उसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ? So from equation 2 and 4 what conclusion we draw? We can say similarly from third and fourth equation we can also calculate what? We can also calculate the value of x bar. x बार की वैल्यू निकाल लिए, निकाल लो भैया x बार की वैल्यू कितनी आ रही है। थोड़ी जगह क्रिएट करी। x बार इज इक्वल टू इंटीग्रल x डी ए अपॉन ए। अब इसमें कंसेप्ट क्या लगा था? यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस का लगा था। सो फ्रॉम नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी जी ऑफ एनी एरिया। आप किसी भी एरिया की सी जी कैलकुलेट कर सकते हो। So first type of stress is completed. सेकंड पॉइंट, एक बार दो पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमने मोमेंट निकाला वाई एक्सिस के अबाउट। थर्ड पॉइंट स्ट्रेस यूनिफॉर्म है, एलिमेंट कंसिडर किया, एलिमेंट का एरिया है डी ए, इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स निकाला सिग्मा इंटू डी ए। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके ऊपर स्ट्रेस तो सेम ही रहेगी, यूनिफॉर्म स्ट्रेस चाहती है आप, तो इसलिए स्ट्रेस सेम ही रहेगा। ये फोर्स है, फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया लीवर आर्म से, मोमेंट आ गया। ये तो बस इस एलिमेंट का मोमेंट आया, मेरे को पूरी बॉडी का चाहिए, तो पूरी बॉडी के ऊपर जितने भी एरिया हैं उन सबका मोमेंट हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, टोटल मोमेंट आ गया। ऐड मतलब समेशन है, समेशन मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन है। डन। डन। दूसरा स्ट्रेस अब कल करते हैं, नॉर्मली हुआ ना।
चलिए, ठीक है।